तो दोस्तों एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमए हिंदी साहित्य के चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर 2 की, जिसका विषय है, जी हाँ दोस्तों, इसका विषय है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। यानी कि दोस्तों आज के इस एक ही वीडियो में मैं आपके इस पेपर की A to Z संपूर्ण तैयारी करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, और हाँ यार, ये एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा जो चतुर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। लेकिन दोस्तों मुझे लगा कि मतलब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि अपडेट हो गए हैं, तो मुझे लगा कि यार एक न्यू वर्जन लाना चाहिए। दोस्तों ये आपके लिए एक न्यू वर्जन वीडियो होने वाला है, जिसमें कि कई नए अपडेटेड प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में जोड़ा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट अपन प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को विस्तार से समझाइए। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा विषय है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा टॉपिक है। और इसी कारण से मैंने इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा है कि इसमें आप इसके जितने भी प्रमुख बिंदु हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। तो भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भारतीय आर्य भाषाओं को भाषागत विशेषताओं तथा विभिन्नताओं के कारण मुख्य रूप से 3 विकास खंडों में विभाजित किया जा सकता है। कितने विकास खंडों में विभाजित किया जा सकता है? 3 विकास खंडों में। कौन कौन से 3 प्रमुख विकास खंड हैं, यहां पर हम आपको बताते हैं। पहला है प्राचीन आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, या इन्हें प्राचीन आर्य भाषाएं कहा जाता है। इसके मतलब इसका जो समय काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके अंतर्गत 2 भाषाएं आती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत है जो यहाँ पर, यदि आपको अच्छा ना दिख रहा है, वैदिक संस्कृत, इसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृत, इसका समय काल है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। यहां पर यार थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है, तो इस वजह से मेरी आवाज में थोड़ा बहुत भारीपन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है यार, उसके लिए मैं मतलब पहले से ही सॉरी मांग लेता हूं। तो प्राचीन आर्य भाषाएं 2 प्रकार की हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पे मैं अपना प्रभाव नहीं जमा रहा हूं कि जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, बस आपका समय बचा रहा हूं, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। अब बात करते हैं नंबर 2, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनको मतलब जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनके 3 टाइप हैं। प्राचीन आर्य भाषा, दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरी है आधुनिक आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब यहाँ ईस्वी पूर्व तक नहीं लगा देना, ईस्वी तक। इसके अंतर्गत 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इसे एक और है, यहाँ पर अवहट्ट भी लिखा है, इसे हम बाद में समझा देंगे। पाली का जो समय काल है 500, क्योंकि यहां पे 500 ईसा पूर्व तक छोड़ दिया था, अब 500 से 1 ईसा तक, ठीक है। प्राकृत का है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब ये अवहट्ट है, इसको हम आगे आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये मान लो अवहट्ट कोई भाषा नहीं है, ये एक भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, और इसका समय काल 900 से 1100 ईस्वी के मध्य माना जाता है। बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो कि है आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाओं का जो समय काल है 1000 ईस्वी से अब तक है, यानी कि आज तक है, और इसमें कई भाषाएं आ जाती हैं, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, संताली इत्यादि। तो ये सभी आधुनिक आर्य भाषाओं का हिस्सा हैं। अब बात कर लेते हैं इन तीनों ही टाइप को विस्तार से, यानी कि प्राचीन, जो यहाँ पे देखिए प्राचीन आर्य भाषाएं था, इसको बिल्कुल विस्तार से अब अपन समझ लेते हैं। तो देखो भाई, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है। तो देखो ये बात तो सबको पता है, प्राचीनतम यानी कि होता है पुराना रूप, तो सबसे पुराना रूप अपने देश में संस्कृत ही है। और भाषिक विशेषता के आधार पर, भाषिक मतलब भाषा की विशेषता के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तो देखिए संस्कृत कौन लाए थे? संस्कृत जो थे वो भारत में आर्य जाति संस्कृत लाई थी। आर्य जो थे ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। उसके पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य आए। तो फिर आप लोगों ने यदि इतिहास को पढ़ा होगा तो उसमें पहले हमें मिलता है ऋग्वैदिक काल,
ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल और उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, तो यहीं पर आप ये मान सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत और उत्तर वैदिक काल की जो भाषा थी वो लौकिक संस्कृत थी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पहले बात कर लेते हैं वैदिक संस्कृत भाषा की। इसे प्राचीन संस्कृत भी कहते हैं। इस भाषा में वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि लिखे गए। वैदिक संस्कृत में कुल मिला के 52 ध्वनियां, 52 ध्वनियां मतलब 52 वर्ण, ठीक है, 13 स्वर और 39 व्यंजन का प्रयोग होता था। इस प्राचीन भाषा में 3 लिंग थे, 3 वचन थे और 8 कारक का उल्लेख किया जाता है। अब लिंग, वचन, कारक ये सब आप लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं तो इतना मतलब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये आप लोग समझते हैं कि जिससे जाति का बोध हो वो लिंग है, वचन कहलाते हैं जिसमें संख्या का बोध होता है, कारक भी, ठीक है, 8 प्रकार के कारक का इसमें उल्लेख हमें मिलता है। अब बात कर लेते हैं लौकिक संस्कृत भाषा की। तो भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत की है। इसे क्लासिक, अब ये झिलमिला रहा है यार, मतलब कैमरा, चलो ठीक है चल जाएगा। इसे क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। इसका भाषिक विवेचन अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है ये पाणिनि जी ने लिखा है, इसमें मिलता है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, कादम्बरी, तो ये बात याद रखना, वैदिक संस्कृत में लिखे गए वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद ये सभी वैदिक संस्कृत में, लेकिन लौकिक संस्कृत में रामायण, जो ये वाल्मीकि जी की रामायण है ना, ये वैदिक संस्कृत में लिखी गई। महाभारत वेदव्यास जी की महाभारत, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई, नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा, कादम्बरी चाणक्य द्वारा, ये सभी मतलब लिखी गई। कादम्बरी आई थिंक, देखिए मेरे को इसका कंफर्म नहीं है, ठीक है, आदि लिखी गई। वैदिक संस्कृत में 48 ध्वनियों का प्रयोग होता था, ठीक है, कुल मिला के इसमें 4 ध्वनियां कम हो गई और अब इसमें 48 ध्वनियों का प्रयोग होने लगा। पहली हमारी जो हो गई थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की। मध्यकालीन यानी कि मध्य के काल की भारतीय आर्य भाषाएं, तो समयकाल मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रथम अवस्था की, जो कि है पाली। इसमें 3 अवस्थाएं हुई, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम अवस्था में है पाली। कुछ विद्वानों के अनुसार पल्ली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई। कुछ विद्वान मानते हैं ये पल्ली शब्द है, उससे पाली की व्युत्पत्ति हुई। पल्ली का अर्थ होता है ग्राम, इस प्रकार पाली का अर्थ हुआ ग्रामीण भाषा यानी कि गांव की भाषा। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटली से भी मानी जाती है। इसका अर्थ मगध की भाषा। पाटली का अर्थ क्या होता है? मगध की भाषा। पाटली, आप ये मान सकते हैं, पाटली का अर्थ एक प्रकार से पटना भी होता है, जो पाटलिपुत्र है, जो पहले जो एक शहर था, तो इसलिए इसे मगध की भाषा भी, क्योंकि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटली थी, पाटलिपुत्र थी। कुछ विद्वान पाली को पाठ का स्थानांतरित मतलब रूपांतरण शब्द भी मानते हैं, पाठ का रूपांतरित शब्द, और कुछ विद्वान हैं इसे बौद्ध साहित्य की भाषा भी मानते हैं। तो पाली जो है ये बौद्ध साहित्य की भाषा भी है। अब पाली की प्रमुख 3 विशेषताएं समझ लेते हैं। नंबर 1, ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं। इसमें कुल मिला के 41 ध्वनियां हैं कात्यायन के अनुसार, ठीक है, और मोगलायन के अनुसार 43 ध्वनियां हैं। 41 ध्वनियों में 8 स्वर, 33 व्यंजन है, और मोगलायन में 43 ध्वनियां हैं, उसमें 10 स्वर और 33 व्यंजन है, ठीक है। यहां पर यार थोड़ा सा मैंने क्या मिस्टेक कर दिया है? आई थिंक नहीं किया है। अब देखिए पाली जो भाषा है उसमें रीरी और लिरी का प्रयोग नहीं होता है। सा की जगह पे ये वाला सा है जो इसका प्रयोग होता है, जैसे कि शिष्य की जगह पे शिष्यु, ठीक है। तो ये पाली की एक विशेषता है, ठीक है, ध्वनि संरचना संबंधी विशेषता। अब बात कर लेते हैं व्याकरणिक संरचना संबंधी विशेषताएं। तो इसमें अब 2 लिंग रहेंगे, नपुंसक लिंग का इसमें लोप हो जाता है, द्विवचन का भी लोप हो जाता है, यानी कि 2 वचन रहेंगे, और हलंत व्यंजन हटने लगे। अब जो हलंत व्यंजन थे, जैसे कि जगत का हो गया जग, अब हो गया राजन का, जैसे राजन लिखा है तो राजन का हो गया राज। तो इस प्रकार से जो हलंत युक्त जो वर्ण था, ये जो यहाँ पे वर्ण है हलंत जिसमें लगा है, उसका लोप हो गया, वो हटने लगे। तीसरी विशेषता है शब्दकोशीय प्रवृत्ति, तद्भव शब्दों की बहुलता। अब देखिए इसमें तद्भव शब्दों की बहुलता ज्यादा हो गई तत्सम शब्दों के मुकाबले। स्थानीय शब्दों का विकास हुआ, जैसे धड़, बप, डेकड़ी, ठीक है। धड़ मतलब स्त्री, बप यानी बाप, ठीक है, और डेकड़ी मतलब ढक्कन। अब देखिए यहाँ पे स्त्री को धड़ कहेंगे, बाप को बप कहेंगे, ढक्कन को डेकड़ी कहेंगे। तो इन शब्दों का विकास यहाँ पर मतलब
धड़ को अब स्त्री कहेंगे, माफ कीजिएगा, क्योंकि तद्भव शब्दों की बाहुलता आ गई। तो अब यहाँ पे इन शब्दों का विकास यहाँ पे हमें पाली भाषा में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी अवस्था की, जो कि मध्यकालीन आर्य भाषा की द्वितीय अवस्था है, वो है प्राकृत भाषा। तो इसका समयकाल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। और जो पाली जो थी उस भाषा का समयकाल यहाँ पर मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, इस स्लाइड में मैंने आपको बताया था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब इसका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है। तो प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरणों ने 3 चरणों में बांटा है, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। अब यहाँ पर यह मान लो कि प्रथम प्राकृत यानी कि पाली ही है, द्वितीय प्राकृत यानी कि मूल रूप से प्राकृत है, जिसमें साहित्यिक प्राकृत भी इसे कहते हैं, और तृतीय प्राकृत ये मान लो कि एक प्रकार से अपभ्रंश है, ठीक है। अब मैं से जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि चीज़ों को उतना भी मतलब गहन में भी अपन को नहीं जाना है और अपन को उतना डिटेल में भी नहीं जाना है। तो प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास जो वाजपेयी जी हैं आदि व्याकरणों ने, व्याकरण मतलब जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, उन्होंने 3 चरणों में बांटा है, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत यह प्राचीन प्रचलित जनभाषा थी, प्राचीन समय की प्रचलित जनभाषा थी। द्वितीय प्राकृत यानी कि द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत यानी कि इसमें साहित्य को लिखा गया, इसलिए इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषा को जैन भाषा भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तृतीय प्राकृत यानी कि प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को भी तृतीय प्राकृत कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं प्राकृत की विशेषताओं की। तो ध्वनि संबंधी विशेषताएं, विसर्ग का इसमें लुप्त होना, जैसे कि देवहा को अब ये देवो कहेंगे, ठीक है। विसर्ग, ये जो विसर्ग है इसका लुप्त हो गया, ये साला भग गया, ये जो विसर्ग था इसका काम तमाम, ठीक है। तो ये पहली विशेषता है। अब यहाँ पे दूसरी विशेषता है कि या के स्थान पर जा का प्रयोग होने लगा, जैसे कि यस है तो उसकी जगह पे जस, तो या की जगह पे यहाँ के लोग कहने लगे, अब मतलब इस भाषा में कहने लगे या की जगह पे जा, यानी कि यस का जस, यज्ञ का यज्ञ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। द्वितीकरण होने लगा, शब्दों का द्वितीकरण होने लगा, जैसे तत्व, बिल्ली, ये कहलाता है द्वितीकरण। बात कर लेते हैं इसकी व्याकरण संरचना संबंधी विशेषताओं की। तो इसमें तत्सम शब्द पुनः आए। देखो पाली जो थी, पाली में तद्भव शब्दों का प्रयोग ज्यादा होने लगा था, लेकिन अब इसमें फिर से तत्सम शब्द पुनः आ गए। तो इस प्रकार से हिंदी का जो ऐतिहासिक विकास क्रम है ये चलता आ रहा है। हेमचंद्र को प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपके ऑब्जेक्ट में देखने को मिल सकता है। तो यार मतलब ये फैक्ट याद कर लो, समझ लो, जो भी है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। तो क्योंकि देखो आपका ऑब्जेक्ट का 1 नंबर भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। और देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो प्राकृत व्याकरण है उसको हेमचंद्र जी ने लिखा है। नंबर 3 बात कर लेते हैं अपभ्रंश की, जो कि है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी अवस्था यानी कि तृतीय अवस्था। इसका समयकाल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, यानी कि जो मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाएं हैं इनके बीच की कड़ी को अपभ्रंश कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हमें देखने को मिल जाते हैं पेपर में, अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीर भाषा, विभष्ट, औहट, आभिरोक्ति आदि। इस प्रकार मतलब इसके अन्य नाम भी हमें देखने को मिलते हैं। आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहा है। अब जो आभीर है ये एक तत्सम शब्द है और तद्भव रूप इसका है अहीर, ठीक है। तो आजकल जो अहीर यानी कि यादव जाति के लोग हैं इनको आभीर पहले कहा जाता था और अब कहा जाने लगा इन्हें एक प्रकार से यादव या अहीर, और भरत मुनि ने इसे आभिरोक्ति कहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं अवहट्ट की। तो अवहट्ट मैं पहले ही बता दूं ये कोई भाषा नहीं है, ये एकमात्र भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, भाषा का बिगड़ेल रूप है, इसलिए इसका समयकाल 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के आसपास माना जाता है, यानी अवहट्ट का समयकाल 200 वर्षों का रहा है। अब जो कीर्ति लता है जिसकी रचयिता है विद्यापति जी, ये अवहट्ट भाषा में लिखी गई, ऐसा माना जाता है कि कीर्ति लता है ये अवहट्ट भाषा में लिखी गई। और यहाँ पर एक और चीज दी गई है, पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी, जिसका समयकाल 8वीं 9वीं सदी में इसका समयकाल माना जाता है। तो यहाँ से एक प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा कि पुरानी हिंदी के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। अब बात कर लेते हैं जो आर्य भाषा है उसके तीसरे चरण की, तीसरे रूप की, जो कि है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं।
आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। अब हिंदी की कुछ उपभाषाएं दी गई हैं और कुछ बोलियां दी गई हैं, तो इनको आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। पश्चिमी हिंदी है तो उसकी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं हैं, मतलब बोलियां हैं। ये उपभाषाएं हैं और यहाँ पे ये सारी दी गई हैं उनकी बोलियां। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होता है समाप्त। तो यार मतलब क्या कहें यार, कुछ भी नहीं कहते यार, सिंपल उत्तर खत्म हो गया है, तो ठीक है यार। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, हिंदी के भौगोलिक विस्तार को स्पष्ट कीजिए। और ये प्रश्न भी अपने आप में पूरा का पूरा एक विषय है, अपने आप में मतलब एक पूरे के पूरे विषय को समेटे हुए है। आई थिंक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा यार, थोड़ा कैमरा का प्रॉब्लम है यार, क्योंकि क्या बताएं यार, मतलब जो भी है मोबाइल जैसा भी रखा है, कहाँ पे रखा है आपको क्या ही बताएं। तो जानते हैं हिंदी के भौगोलिक विस्तार को, एकदम मतलब भौगोलिक विस्तार है उसको पूरी तरह से विस्तार से ही अपन समझेंगे। ठीक है, और भौगोलिक मतलब एक प्रकार से हिंदी का भौगोलिक विस्तार ये कहलाया कि किस क्षेत्र में कहाँ हिंदी कैसी बोली जाती है, ये कहलाया हिंदी का भौगोलिक विस्तार। उत्तर में हम लिखेंगे प्राकृत से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी दो ही भाषा रूप हमें देखने को मिलते हैं। प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की 9 आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के रूप में हमें प्राप्त होती है, और इससे कम हमें ये संख्या प्राप्त नहीं हो सकती है। अब सिंपल से हमें बात करनी है अपभ्रंशों की और आधुनिक भाषाएं या उनकी उपभाषाओं की। सौर सैनी अपभ्रंश, इसकी जो उपभाषाएं हैं या इसकी आधुनिक भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी। तो एक प्रकार से इसी में 3 उपभाषाएं आ गई, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। गुजराती मतलब ये आप मान सकते हो कि ये भाषा है, लेकिन ये उपभाषा नहीं है। तो हिंदी की 3 उपभाषाएं तो एक ही अपभ्रंश से आ गई, सौर सैनी अपभ्रंश से। पैसाची अपभ्रंश, इसमें दो भाषाएं हैं, मतलब 2 भाषाएं हैं, लहंदा और पंजाबी। ब्राचट में एक है सीधी। महाराष्ट्री जो मराठा है, मतलब मराठा क्षेत्र है, वहां पे मराठी बोली जाती है, महाराष्ट्र मराठा मराठी। मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। तो इस प्रकार से मैंने सभी अपभ्रंश की प्रमुख आधुनिक भाषाएं या और उनकी उपभाषाएं बता दी हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा उसकी बोलियों के बारे में। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश भी कहा जाता है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं तथा उनकी 18 बोलियां हैं। कुछ विद्वान 17 बोली भी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 17 बोलियां हैं हिंदी की, लेकिन यार देखो सर्वमान्य मत 18 है, तो आपको 18 पे ही जाना है। स्पेशली यदि ये पूछा जाए कि नगेंद्र के अनुसार कितनी बोलियां हैं हिंदी की, तो फिर आपको 17 माननी है, बाकी आपको 18 बोलियां ही माननी है हिंदी की। ठीक है, तो पहले आप मतलब हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी उपभाषाएं हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। अब जो पश्चिमी हिंदी है, इसमें है कुल मिला के 6 बोलियां। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी, दक्खनी। ठीक है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, दक्खनी। कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि रिवीजन कर लो तो 2-3 बार में आपको याद हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, दक्खनी। अब बात कर लेते हैं दूसरी उपभाषा पूर्वी हिंदी। इसकी है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसकी एक ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक है ABC। ठीक है, ABC याद कर लो। A मतलब अवधी, B मतलब बघेली और C मतलब छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है। राजस्थानी हिंदी में आप ये मान लो कि मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, ये सब राजस्थानी हिंदी का मतलब उपभाषा का हिस्सा है। नंबर 4 पहाड़ी हिंदी, जिसमें पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली, जो कि कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती हैं। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 भाषाएं या 3 बोलियां आती हैं। अब एक एक करके अपन सभी बोलियों को पढ़ लेते हैं, आराम से मतलब जान लेते हैं। सबसे पहले अपन मतलब बात करते हैं खड़ी बोली की, जो कि दिल्ली मेरठ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसका अन्य नाम है कोरबी। ठीक है, कोरबी इसका अन्य नाम है।
तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। खड़ी बोली का जो उद्भव है वो सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली कहाँ से निकली, तो इसका उद्भव माना जाता है सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से। अब बात कर लेते हैं इसका क्षेत्र। तो क्षेत्र आपका देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग और रामपुर बिजनौर, मुरादाबाद आदि ये सभी खड़ी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 पर है ब्रजभाषा, जो दूसरी बोली है। ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गौओं का समूह या चारगाह या चरागाह आदि है। इसका उद्भव है, ब्रजभाषा का जो उद्भव है वो है सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से ब्रजभाषा का उद्भव माना जाता है। इसका क्षेत्र है वो है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं तथा बरेली। साहित्य, अब यदि बात की जाए ब्रजभाषा में साहित्य, देखो खड़ी बोली में हमें मुख्य रूप से आजकल अब साहित्य देखने को मिल जाता है, लेकिन ब्रजभाषा में तो भाई अनेक साहित्यकार हुए, जैसे सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर, ये सभी ब्रजभाषा के साहित्यकार माने जाते हैं। बात करते हैं हरियाणवी की। तो हरियाणवी, इसका अन्य नाम बांगरू है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। हरियाणवी का उद्भव है ये उत्तरी और सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। तो उत्तरी सौर सैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हरियाणवी का उद्भव माना जाता है। इसका क्षेत्र है हरियाणा और दिल्ली का देहाती भाग। साहित्य, इसमें केवल लोक साहित्य यानी कि वहां के आसपास का साहित्य मौजूद है, बड़ा साहित्य इसमें मौजूद नहीं है। तो बात करते हैं बुंदेली भाषा की, जो कि बुंदेलखंड भाग में बोली जाती है। तो ये मेरी भाषा है, ठीक है। तो का करत हो, ये हम बोलते हैं अपनी भाषा में। तो बुंदेली का मुझे जगनिक का एक मतलब 2 लाइनें याद आती हैं कि धन्य तुम्हारे भाग ईश्वरी केव करनी बेतरनी, ठीक है। इस प्रकार से बुंदेली में मतलब कुछ साहित्य भी लिखे गए हैं, ठीक है। लोक साहित्य ज्यादा प्रचलित है बुंदेली भाषा में कि हम पे एक मुख जात न वरन रजऊ तुम्हारी करनी जा ठांडी हो जाती जाके दिपन लगत बा धरनी। बात कुछ ऐसी है कि प्रेमी को प्रेमिका की हर वस्तु अच्छी लगती है। ये कुछ चीजें मतलब ऐसी दी गई हैं, ये लाइनें एक प्रकार से बुंदेली भाषा की हैं। बुंदेली भाषा का उद्भव है ये सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। इसका क्षेत्र है वो झांसी, झलौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, टीकमगढ़ भी मान सकते हैं, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद, ये सभी बुंदेली का एक प्रकार से क्षेत्र है। ईसुरी के फाग ये जो लिखे गए हैं ये बुंदेली रचना है, और ईसुरी अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। जगनिक ने लिखी है ईसुरी के फाग। आला है ये भी बुंदेली रचना है, ठीक है। आला, आलाखंड, ये सभी बुंदेली रचना है। तो अब आ जाते हैं हमारी अगली जो बोली है वो है कन्नौजी, जो कि कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है। तो कनबजिया जो है उससे कन्नौज का नाम पड़ा कन्नौजी। क्षेत्र है इसका इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत इत्यादि। उद्भव कहाँ से हुआ? सौर सैनी अपभ्रंश से। यह ब्रजभाषा के ही समान है, यानी कि कन्नौजी है जो ब्रजभाषा की ही एक उपभाषा भी इसे मान सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अवधि की। अवधि यानी कि अयोध्या। तो अवध जो है वो उसका अवध क्षेत्र में ये बोली जाती है, अवध को ही अयोध्या कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका उद्भव जो हुआ वो हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब लेकिन ये जो है ये सर्वमत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि इसका उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर विद्वान यही कहते हैं कि इसका उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, इसलिए यही मैंने लिखा है और इसलिए इसे माना जाता है। इसका क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बस्ती, बहराइच आदि, यानी कि यूपी में अवधी बोली जाती है। अब इसके कवि हैं, अवधी भाषा के कुछ कवि भी हैं, तो वो हैं जायसी जी और तुलसीदास जी। ये दोनों देखिए ब्रज भाषा की भी कवि हैं और अवधी भाषा की कवि हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि दो बोलियों के एक कवि दो बोली बोल सकता है ना, दो बोलियों में रचनाएं कर सकता है, सिंपल सी बात है। बात करते हैं बघेली की। बघेली जो है वो रीवा के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली का उद्भव है वो हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसका जो क्षेत्र है वो है रीवा, नागौर, सतना, यहाँ पे मैहर, ये सभी इसका क्षेत्र माना जाता है बघेली का। बात करते हैं छत्तीसगढ़ी की। छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ में ही तो बोली जाएगी। इसका उद्भव हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से और इसका जो क्षेत्र है वो है कोरिया। अब ये वो कोरिया नहीं है, वो किम जोंग उन तानाशाह उत्तर कोरिया जो था, ये वो वाले कोरिया नहीं है। ये एक जिला है छत्तीसगढ़ का, वरना तुम लोग टिक मार जाओ कि कोरिया, अबे कोरिया में बोली जाती है छत्तीसगढ़ी।
तो कोरिया कोई देश में नहीं, ठीक है। मैं मानता हूं कि कोरिया एक देश है, लेकिन उस देश में छत्तीसगढ़ी नहीं बोली जाती, उसमें तो भाई जो भी है कोरियन लैंग्वेज बोली जाती होगी। अपने एक जिला भी है कोरिया, तो वहां पे एक जगह है, मतलब कोरिया में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, ठीक है। रायपुर तो आप मान लो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। दुर्ग जिला है, नंदगांव है, कांकेर है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो अब कोरिया को आप लोग कोरिया नहीं मानना, ठीक है, कोरिया को एक जिला भी मानना। तो एक देश भी है कोरिया, जिला भी है। तो यहाँ पे तो यार 2 फैक्ट पता चल गए यार बातों बातों में। चलो बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी भी कहा जाता है, इसकी बात करते हैं। तो ये इसका उद्भव हुआ सौरसैनी अपभ्रंश से। क्षेत्र इसका है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि। तो इन जगहों पे पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी की प्रसिद्ध कवि हैं, मतलब कवित्री हैं मीरा, और मीरा के पद हैं वो मारवाड़ी में ही लिखे गए। नंबर 10 उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती भी कहा जाता है, और इसका उद्भव है वो हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। क्षेत्र है अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। इसका जो साहित्य है उत्तरी राजस्थानी का, इसका जो साहित्य है ये सीमित है, मतलब ज्यादा बृहत साहित्य नहीं है। अब भले हो गया हो, इस मतलब इसमें लोक साहित्य लिखा गया। अब बात करते हैं 11वीं जो बोली है वो है राजस्थान, मतलब पूर्वी राजस्थानी, जिसे जयपुरी भी कहा जाता है। अब जयपुरी है तो उसका क्षेत्र होगा जयपुर, अजमेर, किशनगढ़। उद्भव क्या हुआ, कहां से हुआ, सौरसैनी अपभ्रंश से। बात करते हैं दक्षिणी राजस्थानी की, जो कि है मालवी। इसका उद्भव हुआ सौरसैनी अपभ्रंश से। सभी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, ज्यादातर मतलब बोलियों का। इसका क्षेत्र है इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दक्षिणी राजस्थानी भाषा बोली जाती है, वरना तुम लोग ये कहो कि क्योंकि ये क्षेत्र है ये मालवा क्षेत्र कहलाते हैं। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद भी है, ठीक है। पश्चिमी पहाड़ी जो है वो बोली जाती है, मतलब ये निकली है सौरसैनी अपभ्रंश से, इसका विकास हुआ है। क्षेत्र है इसका जौनपुर, जौनसार, माफ कीजिएगा जौनसार लिखा है, ठीक है, जौनसार, शिमला, सिरमौर, मंडी, चंबा, ठीक है। एक प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी पहाड़ी बोली जाती है। इसके बाद आती है मध्यवर्ती पहाड़ी बोली, ये इसको एक प्रकार से गढ़वाली या कुमाऊनी भी कहते हैं, ठीक है, और ये गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। नंबर 13 भोजपुरी। इसका उद्भव हुआ मागधी अपभ्रंश से, और भोजपुरी तो आप लोग मान लो कि भोजपुरी बोली जाती है हमारे बिहार में। तो कहाँ, बिहार और यूपी में भी बोली जाती है भोजपुरी। तो बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, प्रयागराज, चंपारण इत्यादि क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। हिंदी की सबसे प्रसिद्ध बोली है भोजपुरी, ठीक है। तो ये बात आपको, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है यार। थोड़ी बहुत ये कैमरा मतलब वो तो नहीं हो रहा है, कुछ चीजें आपको दिखे ना। मैं तो मजे में पढ़ा रहा हूँ, एक तो मेरे को मजा आता है पढ़ाने में। बात करते हैं मगही की। तो मगही ये मागधी अपभ्रंश से निकली है, और भोजपुरी भी मागधी अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। मगही का जो क्षेत्र है वो पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, ये इसका क्षेत्र माना जाता है। अब बात करते हैं मैथिली। तो मैथिली है ये मागधी अपभ्रंश से ये भी निकली है, और इसके मध्यवर्ती रूप से। इसका क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, मुंगेर आदि। जो मैथिली भाषा है इसके जो कवि है, प्रमुख कवि हैं विद्यापति। ये तो भाई जग जाहिर है, विद्यापति के पद आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। नव वृंदावन, नव नव तरुगढ़, नव नव विकसित फूल, नवल वसंत नवल मलयाल मातल नव अलिकूल। तो मेरा को जो भी याद था मैंने बोल दिया, ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं लेना मेरी बातों को। और एक है गोविंद दास। एक और अंतिम में बता देता हूँ 16वीं, जो कि है दक्षिणी है, ये इसे हैदराबादी हिंदी भी कहते हैं। तो इसका जो क्षेत्र होगा वो हैदराबाद होगा, ठीक है। तो हैदराबाद में ये बोली जाती है कौन सी भाषा, दक्षिणी हिंदी। तो यहां पर हमारा जो प्रश्न है उसका आंसर होता है समाप्त। तो नया प्रश्न है कि हिंदी के भाषिक स्वरूप को विस्तार से समझाइए। तो बाकी प्रश्नों की तरह ये प्रश्न भी ऐसा है कि अपने आप में एक पूरा का पूरा विषय है, और यदि इसकी मैं मंत्रणा करने बैठ जाऊं तो मान लो कि मेरे को सदियां बीत जाएंगी, ठीक है। तो हिंदी के भाषिक स्वरूप को विस्तार से समझाना है, तो चलिए विस्तार से समझाते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे कि हिंदी की स्वनिम व्यवस्था। अब ये जो स्वनिम शब्द है इसको थोड़ा सा समझ लो। स्वनिम का एक प्रकार से आप याद रख लो ध्वनि। स्वनिम का एक अर्थ ध्वनि भी होता है, एक अर्थ इसका ध्वनि ग्राम भी होता है। तो ये मान लो स्वनिम मतलब होता है ध्वनि की व्यवस्था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
इसको स्वनिम व्यवस्था खंड और खंडेतर, ठीक है। तो ध्वनिग्राम यानी कि ध्वनि के मूलतः दो भेद होते हैं, या स्वनिम के मूलतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है खंड ध्वनिग्राम, दूसरा होता है खंडेतर ध्वनिग्राम। बहुत से लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनसे ये बनता नहीं है, क्योंकि उनका मतलब ये शब्द ही कुछ प्रकार से ऐसे हैं। लेकिन यार एक बार मुझसे पढ़ लोगे ना तो गारंटी देता हूं कि बनने तो लगेगा, सपने में भी आप लोग इसे खंड, खंडेतर, ध्वनिग्राम ये सब बोलने लगोगे, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना पढ़ा दूंगा कि आप बिल्कुल उस पर आपकी समझ विकसित हो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं खंड ध्वनिग्राम की। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, खंड मतलब होता है स्वतंत्र रूप में उच्चारण होना। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है उन्हें खंड ध्वनिग्राम कहते हैं। परिभाषा आपने याद रख ली होगी। और जो खंडेतर है उसमें क्या होता है? जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं होता। अब देखो, एक परिभाषा याद कर लो मेरे भाई, तो दूजी अपने आप बन जाएगी, ठीक है। तो लेकिन देखो मैं उसकी भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने यहीं पे चलते हैं। खंड ध्वनिग्राम को मतलब के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर ध्वनिग्राम और दूसरा होता है व्यंजन ध्वनिग्राम। स्वर ध्वनिग्राम में कुल मिला के 11 स्वर हैं, जिसमें दो प्रकार होते हैं स्वर ध्वनिग्राम के। एक होता है केंद्रीय स्वरग्राम, दूसरा होता है अकेंद्रीय स्वरग्राम। केंद्रीय स्वरग्राम में 10 मतलब स्वर हैं, ठीक है। आ ई ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है। कुल मिला के 10 स्वर हैं। अकेंद्रीय स्वरग्राम में एक है जो कि है आ, ये कि आगत जो स्वर इसे कहते हैं, आगत ध्वनि। जैसे डॉक्टर में लगता है ना ये वाला, तो ये है आगत स्वर, ठीक है। तो ये है अकेंद्रीय स्वरग्राम में। व्यंजन ध्वनिग्राम, इसके कुल मिला के 40 इसमें व्यंजन है। केंद्रीय व्यंजन मतलब इसके दो भेद भी होते हैं, केंद्रीय और अकेंद्रीय। तो केंद्रीय व्यंजन ध्वनिग्राम इसकी संख्या 35 है, और जो अकेंद्रीय व्यंजन जो ग्राम है उसकी संख्या कुल मिला के 5 है। कौन कौन सी 5 है? क, ख, ग, ज, फ, ठीक है। अब बात करते हैं खा। पहले हमने बात की खंड ध्वनिग्राम की, अब हम बात करते हैं खंडेतर ध्वनिग्राम की। तो जो खंडेतर ध्वनिग्राम है इसकी परिभाषा समझ लो पहले। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, अभी मैंने होता क्या लिख दिया, ये एक बार और पढ़ देता हूं। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है, ऐसे ध्वनिग्रामों को खंडेतर ध्वनिग्राम कहते हैं। तो इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है, और खंड ध्वनिग्राम का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। खंडेतर ध्वनिग्राम को 5 भेदों में, मतलब इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं? आइए जल्दी जल्दी से अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है दीर्घता, ठीक है। तो दीर्घता यानी कि जो अक्षर होते हैं उनमें दीर्घता आ जाती है, जैसे बचा, बच्चा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से खंडेतर ध्वनिग्राम दीर्घता का उदाहरण है, ठीक है। उसी का एक भेद है दीर्घता। पिला, पिल्ला, बला, बल्ला, ये डायरेक्ट मैंने उदाहरण दे दिए, ठीक है। उदाहरण से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। साली ये लाइट भी चली गई। पता, पत्ता, ठीक है। अनुनासिकता दूसरा है भेद है खंडेतर ध्वनिग्राम का, अनुनासिकता। तो इसमें क्या होगा? पूंछ का पुंच हो जाएगा, गोद का गोंद हो जाएगा, सांस का सांस हो जाएगा। या आप मान लो जो सास है जो लड़ती है, जो बहू से, सास बहू की लड़ाई तो होती रहती है यार, तो उसी का सांस भी हो जाता है। यदि सास से लड़ाई करोगे तो सांस फूल जाएगी, समझ रहे हो? थोड़ी थोड़ी बातों को गहनता से समझा करो। सवार का संवार हो जाएगा। बात करते हैं बलाघात की। तो बलाघात यानी कि शब्दों पर बल देना, ठीक है। रोको मत, यहाँ पे ये अल्पविराम है, जाने दो। तो यहाँ पे बात कुछ अलग हुई कि कोई व्यक्ति है उसे रोको मत, जाने दो, निकल जाने दो ससुरे को। लेकिन यदि मैंने कर दिया रोको और यहाँ पे लगा दिया अल्पविराम, रोको मत जाने दो। अब यदि आ गए हैं, देखो मेरे पास रखा है रसगुल्ला, अब रसगुल्ला है और वो बचा है, 2 ही बचे हैं। तो मेरा एक दोस्त है और मैं हूं, और अब तीसरा बंदा है। तो मैं कह रहा हूं, अब वो जाने को कह रहा है, तो मैं कह रहा हूं रोको मत, जाने दो, क्योंकि वो मतलब मेरा उतना अच्छा दोस्त नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं रोको मत, जाने दो, उसे साले को निकल जाने दो। और यहीं पर यदि वो मेरा प्रिय दोस्त है तो मैं कह रहा हूं रोको, साले को, इसको भी रसगुल्ला खिलाते हैं अपन, मत जाने दो, इसको नहीं जाने दो, ठीक है। तो ये बलाघात है। अनुतान, अनुतान मतलब एक प्रकार से एक ही वाक्य को कई प्रकार से हम बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? मोहन सो गया, ये है साधारण वाक्य। मोहन है, सो गया, सोने दो साले को, मतलब सो गया ना। अब देखिए दूसरा, मोहन सो गया, यानी कि अपन ऐसे कहेंगे मोहन सो गया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, ये वाक्य हो जाएगा प्रश्न सूचक वाक्य। तीसरा है मोहन सो गया,
यानी कि इसमें हम कहेंगे आश्चर्य, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया है तो आश्चर्य सूचक वाक्य है ये। पांचवा जो भेद है खंडेतर ध्वनिग्राम का वो है संगम। संगम में क्या होता है, दो अक्षर हैं, देखो खाली, तुमने गोली खा ली ऐसे भी हम बोलते हैं, और इसे हम जोड़ दो, ऐसे जोड़ना था इसको खाली, ठीक है। तो खाली मतलब होता है कोई भी चीज खाली कर दो, पानी को खाली कर दो, गैस को खाली कर दो, ठीक है, ये खाली होता है। जैसे तुम हारे यार, तुम मतलब तुम हार गए, तुम हारे, ठीक है, और इसी को जोड़ दो तो हो जाता है तुम्हारे। तुम्हारे लिए क्या चाहिए भाई, दुनिया चाहिए। अब ऐसे ही होता है होली, मेरी मतलब ये काम हो लिया मेरा काम, ठीक है, उसको होली कहते हैं, और दोनों को जोड़ दो तो होली त्योहार बन जाता है। तो इस प्रकार से खंडेत्व ध्वनिग्राम के 5 भेद होते हैं। रिवीजन कर देते हैं, दीर्घता, अनुनासिकता, बलाघात, अनुतान, संगम। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हिंदी ध्वनि के वर्गीकरण का आधार। तो थोड़ा सा इस पे भी अपन थोड़ा नजर डाल लेते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि ध्वनियां कंठ, ठा ठाकुर का बना देना था यहाँ पे, कंठ, नासिका, तालु आदि किसी न किसी स्थान से उच्चारित होती हैं। साथ ही उनके उच्चारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आंतरिक या बाह्य किसी न किसी प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है। अब या तो आंतरिक प्रयत्न करेगा या बाह्य प्रयत्न करेगा, और वे ध्वनियां किसी न किसी इंद्रिय या करण का आश्रय लेकर उच्चारण की जाती हैं। इंद्रिय या करण का आश्रय लेकर उच्चारित की जाती हैं। अतः ध्वनियों के वर्गीकरण हेतु 3 मुख्य आधार होते हैं। पहला होता है स्थान, दूसरा होता है प्रयत्न, और तीसरा होता है इंद्रिय या करण। तीनों को अपन डिटेल में जानेंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया ता और पा। ता है वो दंत ध्वनि है। बोलो अच्छा, तुम्हारा दांत कब इस्तेमाल होगा ता बोलने में? ता, देखो दांत में जीभ टकरा रही, ता ता। और पा बोलोगे तो ओंठ का इस्तेमाल होगा। जैसे बोलो पा, पापा, पापा, पापी, पप्पू, ठीक है। तो पा बोलोगे तो होंठों का इस्तेमाल होगा, इसीलिए इसे होष्ट ध्वनि कहते हैं। ता बोलोगे तो दांतों का इस्तेमाल होगा, इसलिए इसे दंत ध्वनि कहते हैं। तो स्थान मतलब यही तो स्थान है अपने, दंत, होष्ट, ये स्थान ही तो है। यानी इन ध्वनियों का अंतर स्थानगत है, ता और पा का। इसका मतलब अंतर क्या करेंगे अपन, इनका अंतर स्थानगत है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ध्वनि के पहले आधार की, जो कि है स्थान। तो मनुष्य जो स्थान है, मतलब 8 जगहों से 60 बोल दिया, मतलब ससुरी मेरी जीभ भी लड़खड़ा रही है, ठीक है। तो कुल मिला के 8 स्थानों से अपन ध्वनियों को बोलते हैं। और एक और बात यार, यहाँ पे मेरे को अच्छी बात याद आ गई। अब ये ध्वनि क्या है, ध्वनि की बात तो चल रही है, स्वनिम भी मैंने आपको इसके पहले बता दिया। अब ये ध्वनि क्या है, तो क्या होता है, ध्वनि की एक वैज्ञानिक परिभाषा में आपको बता देता हूं। ये क्या होगा, वस्तुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ध्वनि की परिभाषा है, वस्तुएं जब कंपन होंगी, टकराएंगे नक्षत्र प्रखर, ठीक है। इस प्रकार से, मेरे को इसके आगे नहीं आता। तो वस्तुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, ये भौतिक विज्ञान की परिभाषा है। तो कभी भौतिक विज्ञान पढ़ना हो तो मिलना मेरे से कभी, तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। मतलब बोल देना यार, भौतिक विज्ञान कोई कठिन विषय नहीं है, तुम्हारा भाई पढ़ा देता है। तो स्थान इनकी संख्या 8 है। काकल, कंठ, तालु, मूर्धा, वत्सम, दांत और होष्ट, जिह्वा, मूल, ये स्थान 8 है। और इन स्थानों से निकली हुई ध्वनियों का इनके आधार पर ही वर्गीकरण किया जाए तो वे क्रमशः 8 प्रकार की होती हैं। कंठ था, देखो काकल था, काकल से काकल्य हो गया, कंठ से कंठ हो गया, तालु से तालव्य हो गया, देखो समझ में आ रहा कि नहीं, हाँ। मूर्धा से मूर्धन्य हो गया, वत्सम से वत्सर्य हो गया, दंत से दंत, जो दंते, दांत से क्या हो गया, दंत्य हो गया, होष्ट, ओष्ठ से ओष्ठ्य हो गया, और जिह्वा मूल से जिह्वा मूल्य हो गया। तो इस प्रकार से 8 जो हैं, 8 वर्गीकरण हैं ध्वनियों को, ठीक है। ध्वनियों का 8 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो 8 प्रकार मैंने बता दिए हैं। दूसरा है प्रयत्न। अब प्रयत्न मतलब एक प्रकार से प्रयास होता है, ठीक है। तो ज्यादा प्रयत्न पे मत जाओ, प्रयास पे जाओ, ठीक है। तो ध्वनि के उच्चारण में व्यक्ति का प्रयास प्रयत्न कहलाता है। ध्वनि के उच्चारण में व्यक्ति का प्रयास क्या कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। मतलब ध्वनि को जब हम उच्चारित करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया का, तो मैं प्रयत्न, प्रयास ही तो कर रहा हूं, तभी तो मैंने का बोला।
अब मैं प्रयास ही नहीं करता और मैं का बोल देता, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ध्वनि के उच्चारण में व्यक्ति का प्रयास प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न के दो भेद होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में यदि आपने पढ़ा होगा वो समव्रत, विव्रत, अर्धव्रत, ये सभी अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। इसके भी कई भेद हैं, मैंने डिटेल में नहीं ज्यादा लिखा है क्योंकि आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए मेरे को लगा कि यार ज्यादा ना लिखा जाए। और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में अल्प प्राण, महाप्राण ये सभी आते हैं। ये पेन भी देखो हैंग कर गया साला, अब पेन हैंग कर गया है तो दूसरा पेन उठा लेते हैं, कोई नीले का काले का पेन उठाते हैं। तो बाह्य प्रयत्न भी मैंने आपको बता दिया, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, सगो सगोस, ये सभी बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं तीसरे भेद की, जो कि है करण, यानी कि वे इंद्रियां जो सतत यानी होता है लगातार गतिशील रहकर ध्वनियों के उच्चारण में सहायता पहुंचाती हैं। अब ऐसी इंद्रियां हैं अपन के मतलब मुंह में जो सतत लगातार गतिशील रहकर ध्वनि के उच्चारण में सहायता प्रदान करती हैं, सहायता पहुंचाती हैं। अधरोष्ट, जिह्वा, कोमल तालु एवं स्वर तंत्री ये करण हैं। ये वही इंद्रियां हैं जो लगातार गतिशील रहकर ध्वनि के उच्चारण में अपनी सहायता करती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसी के आगे हम थोड़ा सा इस भाषा और बोली को भी समझ लेते हैं कि आखिर ये भाषा क्या है, ये बोली क्या है। तो भाषा क्या है, ये बड़े भूभाग में बोली जाती है, मतलब बड़ी जगह में बोली जाती है। इसका क्षेत्र है विस्तृत होता है, ठीक है। और बोली है ये सीमित भूभाग में बोली जाती है, मतलब इसका क्षेत्र है वो थोड़ा सा कम रहता है। भाषा का एक मानक रूप होता है, बोली का कोई मानक रूप थोड़ी होता है यार। बोल दो, मतलब जो भी बोल रहा है, मेरी जो बुंदेलखंडी है मैं बोल देता हूँ बुंदेलखंडी में, ठीक है। भाषा का जो प्रयोग है वो साहित्य, शिक्षा, शासन प्रशासन में किया जाता है, लेकिन बोली है उसका प्रयोग दैनिक बोलचाल में और लोक साहित्य में। जैसे कि बुंदेली बोली है तो आला वगैरह ये लोक साहित्य ही तो है, तो इसका लोक साहित्य में प्रयोग किया जाता है। तो ये मतलब मैंने कुछ भेद बता दिए कि भाषा और बोली में क्या क्या भेद हैं, भेद यानी अंतर। अब बात करते हैं मानक भाषा की। ये बहुत आता है, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, संपर्क भाषा, ये क्या है तो समझ लो क्या है। एक बार समझ लोगे जीवन सफल हो जाएगा। जीवन सफल मतलब विवाह हो जाएगा, विवाह होगा तो फिर कन्या होगी, मतलब कन्या आएगी ना। अब कन्या आएगी, विवाह होगा तो बच्चा होंगे, बच्चे होंगे तो फिर मजा आएगा, मतलब उनको खिलाओगी ना, ठीक है। तो मानक भाषा क्या है, भाषा में एक रूपता स्थापित करने के लिए हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसकी एक परिभाषा भी यहाँ पे लिखी है, पढ़ देते हैं उसको। ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण कर दिया गया हो तथा जिसका एक परिनिष्ठित रूप निश्चित हो गया हो मानक भाषा कहलाती है। मानकीकरण कर दो, भाषा में एक रूपता लाने के लिए मतलब स्थापित करने के लिए मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो मानकीकरण कर दो यदि भाषा का, तो वो मानक भाषा बन जाती है। सिंपल सी तो परिभाषा है यार। खड़ी बोली हिंदी है, ये क्या है, एक प्रकार से मानक भाषा है। जो खड़ी बोली है वो क्या है, मानक भाषा है। खड़ी बोली क्या है, मानक भाषा है। याद रख लेना, मैंने इतनी बार बोल दिया है, ठीक है। और ये साला मेरी मतलब क्या बताएं यार। अब दूसरी बात करते हैं हम राजभाषा की। राजभाषा क्या है, कई लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा नहीं लिख पाते हैं। बुढ़ापा लग गया सालों को, मतलब राजभाषा और राष्ट्रभाषा नहीं बनता। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मिल जाए ना मर्डर कर दूं, मतलब मर्डर ना करूं, मतलब मार मारूं, ठीक है। लाइट भी आ गई, ठीक है। देखो मतलब तुम लोगों को डांटने की वजह से लाइट आ जाती है। तो राजभाषा क्या है, संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। जो सरकारी कामकाज होते हैं ना, एक से एक मतलब होते हैं ना, समझ रहे हो। सरकारी कामकाज बहुत उच्च दर्जे से होते हैं, कहीं भ्रष्टाचार होता है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होता है। अभी भ्रष्टाचार में भारत की रैंकिंग लगी है 92, उसकी बात थोड़ी करनी है यार। लेकिन राजभाषा की बात कर रहे थे हम। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। लगातार आधे घंटे से मैं बोल रहा हूं, नहीं 1 घंटा हो गया मेरे को बोलते, क्योंकि इसके अलावा भी मैंने 3 प्रश्नों पर बात कर ली है। तो 10 राज्यों में राजभाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, सीजी यानी छत्तीसगढ़, यूके भी अपना है, उत्तराखंड, ठीक है। तो इन राज्यों में हिंदी राजभाषा है, ठीक है। बात कर लेते हैं राष्ट्रभाषा की। किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक मतलब ज्यादा संख्या में लोगों की भाषा को मतलब भाषा कहा जाता है, मतलब भाषा को कहा जाता है। यहाँ पे को लिखे, कहा नहीं, मतलब मैंने ही मतलब गलती कर दी और मैं ही खुद को मतलब एक लपाड़ा मार दूं, ठीक है। लपाड़ा, तमाचा, देखो लपाड़ा जो शब्द है वो बुंदेलखंडी शब्द है, तमाचा हिंदी शब्द है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अबे ध्यान में नहीं रखनी, चलो। तो किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा। अब देखो भाई को छींक आ गई। उस देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। वर्तमान में औपचारिक रूप से भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। यदि प्रश्न आ जाए कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, कोई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में ही लिख देना, कोई नहीं, औपचारिक रूप से नहीं है।
तो राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर यदि हम बात करें तो बात क्या है, बात यह है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और यही कारण जो मतलब इसी रीजन से 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और ये कई मतलब विद्वान लोग हैं 10 जनवरी पे टिक मार देते हैं। बेटा 10 जनवरी को क्या माना जाता है, विश्व हिंदी दिवस माना जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत वाला और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ये बात तुम याद रखना, सालों मार मारेंगे यदि ये प्रश्न यदि वो हो गया। ठीक है यार, मैं माफी भी मांग देता हूँ जितनी भी जगह मैंने यदि आप लोगों से अभद्रता की है, असभ्यता से मैंने कहीं कहीं उसका प्रयोग किया है, तो यार उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ सभी से। क्योंकि यार देखो पढ़ाने में ये हो जाता है यार, मेरे को पता नहीं मैं क्यों नहीं रोक पाता हूँ। कहीं कहीं तो मैं इतना अच्छा पढ़ा देता हूँ, फूल की तरह मेरे शब्द हो रहते हैं, और कभी कभी मैं कांटों का प्रयोग कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी भी कहता हूँ, माफ़ी भी कहता हूँ। और ये मैं जो गाली वगैरह का प्रयोग करता हूँ, गाली का पैसे में प्रयोग नहीं करता, लेकिन ये रिश्तों का जो प्रयोग करता हूँ, साला एक रिश्ता है। ठीक है, तो ये मैं अति जड़ मूर्ख व्यक्तियों के लिए ही करता हूं और उनको सुधारना मेरा कर्तव्य है, और उसी कर्तव्य पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो पढ़ाई के अलावा भी मैं ज्ञान देता रहता हूं, उल्टा सीधा जो भी है। तो संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 में ये वर्णन है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, एवं अंकों का जो प्रयोग है, जो अंक हम लिखते हैं, ये अंक ही तो है। ठीक है, अंकों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय रूप पर होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। ये बात यहाँ पर थी और ये मैंने आपको बता दी। इसके बाद डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं संपर्क भाषा की। तो संपर्क भाषा क्या है, दो व्यक्ति जिस भाषा में बात करें, दो व्यक्ति जिस भाषा में संपर्क करें, उसी को तो संपर्क भाषा कहते हैं। यानी कि जिसे दोनों अच्छी तरह से समझ सके उसे संपर्क भाषा कहते हैं। संचार माध्यम और हिंदी, इसको ज़्यादा अपन को पढ़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, फिर भी ये मान लो कि संचार माध्यम क्या है, सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम संचार माध्यम है। जैसे पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, अभी मोबाइल है, मोबाइल से हम सूचनाएं तो बता रहे हैं आपको, ये संचार माध्यम है। ठीक है, अब कंप्यूटर और हिंदी ये कभी मैं पूरा पढ़ा दूंगा, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, पूरा का पूरा इसमें ग्रंथ आने वाला है। लिपि की बात और थोड़ी सी कर लो। ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है, और ध्वनि चिन्हों को लिखने का जो तरीका है वो लिपि कहलाता है। प्राचीन लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि है, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि। और एक और बात, जो लिपि है, अब जब वर्ण को जैसे मैंने लिख दिया आ लिखा, ठीक है आ, तो ध्वनि का लिखित रूप है वो है लिपि। ठीक है, और इसका उच्चारित रूप क्या होगा, वो होगा वर्ण। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो लिपि हो गया, यहाँ पे हमारा प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, खराब भी लगा है तो कोई बात नहीं, लाइक तो करना ही करना है। बाकी दोस्तों कुछ नहीं करना। ठीक है, जो भी है आपके मन में जो करना है कर दो यार, मेरे को डर थोड़ी लगा है किसी का। खड़ी बोली की प्रमुख विशेषताएं। खड़ी बोली आधुनिक हिंदी की आधारभूत बोली मानी जाती है। यह मूलतः दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय बोली है, और यही बोली आज की मानक हिंदी यानी कि मानकीकृत हिंदी का मूल है। मूल यानी कि एक प्रकार से जड़ है, मूल आधार है। खड़ी बोली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है भाषिक आधार। अब देखिए भाषिक आधार क्या है, यह हिंदी की सबसे मानकीकृत और व्यवस्थित बोली है। आधुनिक हिंदी साहित्य, शिक्षा, प्रशासन और संचार की भाषा खड़ी बोली पर आधारित है। तो जो आधुनिक हिंदी है उसकी शिक्षा, साहित्य, प्रशासन ये सभी खड़ी बोली पर आधारित है। बात करते हैं नंबर 2, लिपि। खड़ी बोली हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो खड़ी बोली यानी कि हिंदी ही है। ठीक है, खड़ी बोली उर्दू, ये नस्तालिक अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो एक है खड़ी बोली हिंदी, ये देवनागरी में लिखी जाती है, और खड़ी बोली उर्दू ये लिखी जाती है नस्तालिक अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। ध्वनि प्रणाली की विशेषताएं। स्पष्ट और सीधी ध्वनियां जैसे जा रहा है, करता है, ये प्राचीन बोली की तरह ही अनुनासिकता यानी कि नाक के अनुसार और संधि का जटिल प्रयोग अपेक्षाकृत जो खड़ी बोली है इस भाषा में हमें कम देखने को मिलता है। नंबर 4, सरल व्याकरणिक संरचना। अब जो खड़ी बोली है उसका व्याकरण नियमबद्ध और सुस्पष्ट है। लिंग, वचन, पुरुष काल आदि का प्रयोग मानकीकृत रूप में होता है। तो इस प्रकार से चौथी विशेषता रही सरल व्याकरणिक संरचना। नंबर 5 पर आती है क्रिया रूपों की नियमितता। जैसे
जाना जाता है, गया या जा रहा है या जाएगा, ये क्रिया रूपों की नियमितता हमें खड़ी बोली में देखने को मिलती है। नंबर 6, संस्कृत निष्ठ शब्दावली। हिंदी रूप में खड़ी बोली में संस्कृत से लिए गए शब्दों का व्यापक प्रयोग होता है। उर्दू रूप में अरबी भाषी के जो अरबी फारसी है उसके शब्दों का अधिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नंबर 7, साहित्यिक विकास। खड़ी बोली को 19वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों ने साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाया है और प्रेमचंद जी ने इसे जनभाषा के रूप में, जनभाषा यानी कि आम लोगों की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। नंबर 8, संपर्क भाषा। जो खड़ी बोली है वह संपर्क भाषा भी कहलाते हैं, यानी कि दो लोगों के संपर्क करने की भाषा। खड़ी बोली आधारित हिंदी आज भारत की सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। नंबर 9, सरलता और संप्रेषणीयता। इसके वाक्य संरचना यानी कि जो खड़ी बोली है उसके वाक्य संरचना सरल और व्यवहारिक होते हैं, यानी कि इसके जो वाक्य हैं वो सरल होते हैं, जिससे यह जन सामान्य में यानी कि सामान्य जनता में लोकप्रिय भाषा है। तो ये रही खड़ी बोली की हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा के विविध आयाम। हिंदी भारत की एक प्रमुख भाषा है जो विविध रूपों में सामाजिक, प्रशासनिक, शैक्षिक और संचार माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। इसके भिन्न भिन्न रूप इसकी व्यापकता और बहुआयामी उपयोग को दर्शाते हैं, यानी कि कई आयामों में हिंदी का उपयोग किया जाता है। अब कौन कौन से हिंदी के प्रमुख माध्यम हैं या कौन कौन से विविध रूप हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले है हिंदी का जो रूप है वो है संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो विभिन्न भाषी समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य करती है। हिंदी पूरे भारत में अनेक भाषाओं और बोलियों को जोड़ने का माध्यम है, विशेषकर रेलवे, व्यापार, फिल्म, प्रशासन और पर्यटन क्षेत्रों में हिंदी एक सामान्य संपर्क भाषा के रूप में स्थापित भाषा मानी जाती है। बात करते हैं नंबर 2, हिंदी राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। अक्सर हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, परंतु जो हमारा संविधान है, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों संविधान में हिंदी मतलब राष्ट्रभाषा की ही चर्चा नहीं की गई। संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है जिसमें भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा हो। हिंदी को राष्ट्रभाषा यानी कि राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा का। तो पिछली बार आपके ऑब्जेक्ट में भी एक प्रश्न आया था, हिंदी क्या है? तो हिंदी एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ये बात याद रखना। कई विद्वान लोग राष्ट्रभाषा लगाए आए थे और 1 नंबर उनको यूं ही व्यर्थ में नष्ट गंवाना पड़ा था, यानी कि उन्हें 1 नंबर का नुकसान केवल इस वजह से हो गया कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते रहे, जबकि संविधान में तो राष्ट्रभाषा का उल्लेख ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं हिंदी का यानी कि राजभाषा के रूप में, हिंदी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी लिपि होगी। इसके बाद प्रारंभिक 15 वर्षों तक अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई। आज भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग संघ यानी कि राष्ट्र के कार्यों में होता है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग सरकारी कार्यों में तब तक किया जाएगा जब तक सभी राज्य हिंदी को समझने लगे, यानी कि यदि सभी राज्य हिंदी को समझने लगेंगे तो फिर अंग्रेजी का प्रयोग बंद कर दिया जाएगा, फिर केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब तक लोग हिंदी को नहीं समझेंगे सभी राज्यों के लोग, तो फिर हिंदी को कैसे केवल हिंदी का प्रयोग किया जाए, ये यहाँ पर मत रखा गया। बात करते हैं हिंदी माध्यम भाषा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन। देखो मेरे को इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है, मैं खुला बोलता हूँ, क्योंकि जो मेरे को नहीं आता उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि यार जो आता नहीं तो उस पर क्या बात की जाए, ठीक है। तो यार मुझको अंग्रेजी नहीं समझना, आई एम हिंदी भाषी व्यक्ति, आई एम हिंदी स्टूडेंट, तो मैं यार हिंदी ही बोलता हूँ, ठीक है। तो अंग्रेजी वाले जो भी हैं, मतलब यदि यहाँ पे आ गए हैं और मुझसे हिंदी पढ़ रहे हैं, वो यार भाड़ में जाओ यार। तो हिंदी माध्यम भाषा, हिंदी विभिन्न राज्यों में शिक्षा का माध्यम है। हिंदी माध्यम से
स्कूल और उच्च शिक्षा के संस्थान बड़ी संख्या में संचालित हैं। विशेष रूप से उत्तर भारत में हिंदी माध्यम का व्यापक प्रचलन है। उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर हिंदी का, और इनकी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी ही है, तो इसका व्यापक प्रचलन हमें देखने को मिलता है। हिंदी संचार भाषा, लैंग्वेज कम्युनिकेशन। अब सारा अंग्रेजी पढ़ते मेरे को बनता नहीं, फिर भी मैंने पढ़ दी। रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, समाचार। संचार मतलब होता है एक प्रकार से रेडियो, टेलीविजन, संचार यानी कि जिसके द्वारा हम एक दूसरे से अपने बातों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वही तो संचार है। तो रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, समाचार पत्र, विज्ञापन, सोशल मीडिया आदि में हिंदी एक प्रमुख संचार भाषा है। हिंदी फिल्म उद्योग यानी कि बॉलीवुड और टीवी चैनल देश विदेश में हिंदी को लोकप्रिय बना रहे हैं। तो बॉलीवुड और टीवी चैनल ये देश विदेश में हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने का काम कर रहे हैं। तो यार इसके लिए तो थैंक यू फॉर बॉलीवुड। आजकल बॉलीवुड में भी कचरा जम गया है, लेकिन फिर भी यार वो हिंदी का तो प्रचार कर ही रहे हैं ना। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, अबे ये मेरे को अंग्रेजी शब्द बनते नहीं है तो फिर यार मैं बोलता ही नहीं हूँ। अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि घोषित है, यानी कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। नंबर 2, अनुच्छेद 344, राजभाषा आयोग की स्थापना का इसमें प्रावधान है। 351 एक महत्वपूर्ण है, इसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु प्रयास करे और उसे भारत की अन्य भाषाओं से समृद्ध बनाए। नंबर 4, राजभाषा अधिनियम 1963 और नियम 1976 में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नियम और योजनाएं लागू हुई। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनकी विशेषताएं। भारतीय आर्य भाषा परिवार भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है, जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक उपशाखा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं संस्कृत से विकसित हुई और प्राचीन भारतीय भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की क्रमिक विकास का परिणाम रही। बात करते हैं मुख्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की, तो इनमें नंबर 1 पर आती है हिंदी। हिंदी के बाद जिसका नाम आता है वो है उर्दू, पंजाबी, नंबर 4 राजस्थानी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, बांग्ला, असमिया, ये सभी भाषाएं आती हैं। कुल मिला के 14 भाषाएं थी। ओडिया, मैथिली, भोजपुरी, ये प्रमुख भाषाओं की बात हो रही है। वैसे तो संविधान में 22 भाषाएं हैं, अवधी और छत्तीसगढ़ी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख विशेषताओं की। सबसे पहली है संस्कृत निष्ठ शब्दावली। अधिकांश आर्य भाषाओं की जो मूल शब्दावली है वो संस्कृत से आई है और लिपि भी सेम ही है, यानी कि जो संस्कृत की लिपि थी देवनागरी, वही हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं की लिपि मानी जाती है। लिपियों में लेकिन कहीं कहीं विविधता हमें देखने को मिलती है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, गुजराती की गुजराती लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, उर्दू की फारसी और अरबी लिपि है। नंबर 3, ध्वनि प्रणाली की समानता। स्वर और व्यंजन उच्चारण में अनेक समानताएं इसमें पाई गई। अब बात कर लेते हैं नंबर 4, व्याकरणिक समानता। लिंग, वचन, कारक, क्रिया, रूप, काल आदि में समान ढांचा होता है। नंबर 5, संज्ञा व क्रिया के लचीले रूप। विभक्तियां और क्रियापदों के प्रयोग में लचीलापन हमें देखने को मिलता है। नंबर 6, अपभ्रंश से विकास। अधिकांश भाषाएं जो अपभ्रंश थी, अपभ्रंश के रूपों से निकलकर विकसित हुई थी। ठीक है, तो ज्यादातर भाषाएं हैं वो अपभ्रंश के रूपों से ही निकली हैं। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ये सभी अपभ्रंश हैं। नंबर 7, बोलचाल की प्रधानता। अधिकांश आर्य भाषाएं पहले बोलचाल में विकसित हुई और फिर लेखन में आई। नंबर 8, भाषिक संपर्क। इन भाषाओं ने द्रविड़, तिब्बती, बर्मी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं से शब्द उधार लिए हैं, यानी कि इन भाषाओं में कई शब्द हमें इन भाषाओं के भी देखने को मिलते हैं। क्षेत्रीय विविधता। एक ही भाषा की अनेक बोलियां या उपभाषाएं पाई जाती हैं, जैसे हिंदी की अवधी, ब्रज, बुंदेली, ये उपभाषाएं हैं या एक प्रकार से हिंदी की ये बोलियां हैं। तो ये भी क्षेत्रीय विविधता भी हमें इसमें देखने को मिलती है। वैदिक तथा लौकिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक संस्कृत की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले काल।
वैदिक संस्कृत का प्रयोग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक यानी कि 1000 वर्षों तक इसका प्रयोग प्रचलन में रहा, ये पीक पर रही। बात करते हैं साहित्य की, तो वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद यानी कि सभी वेद लिखे गए, वेदांग लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उपनिषद इसी में लिखे गए, इसी भाषा में लिखे गए वैदिक संस्कृत में। बात करते हैं ध्वनि संरचना की, इसमें अनेक स्वर और व्यंजन अधिक जटिल और विविध रूप में मिलते हैं, जैसे रिर, लृ और ऋ, मतलब ये जो है ये एक प्रकार से जटिल व्यंजन यानी कि जटिल स्वर या जटिल व्यंजन माने जाते हैं। तो ये भी हमें वैदिक संस्कृत में देखने को मिलते हैं। नंबर 4, रूप रचना, संज्ञा और क्रिया के रूप में मतलब क्रिया के अधिक रूप प्रचलित थे, जैसे कि द्विवचन और व्यापक प्रयोग। नंबर 5, पद क्रम, अपेक्षाकृत स्वतंत्र पद था, कवित्व प्रधान था यानी कि कविताएं इसमें ज्यादातर लिखी गई थी। वैदिक संस्कृत की छठी विशेषता है वाक्य गठन, गूढ़ और प्रतीकात्मक भाषा शैली का प्रयोग इसमें किया गया। नंबर 7, धार्मिकता, यह भाषा धार्मिक अनुष्ठानों और स्तुति मंत्रों की भाषा थी। नंबर 8, उच्चारण पर इस भाषा में यानी कि वैदिक संस्कृत में विशेष ध्यान दिया गया, स्वर संगति इसमें प्रमुख है। अब बात कर लेते हैं लौकिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। काल, लौकिक संस्कृत का प्रयोग यानी कि यहाँ पे देखिए पाणिनि के समय के यानी कि पाणिनि के बाद 500 ईसा पूर्व के बाद हुआ, इसका प्रयोग 500 ईसा पूर्व के बाद हुआ और उसके बाद लौकिक संस्कृत का प्रयोग प्रचलन में आ गया। व्यवस्थित व्याकरण, पाणिनि का अष्टाध्यायी लौकिक संस्कृत का अध्याय मतलब अष्टाई जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है ना, ये लौकिक संस्कृत का आधार है। साहित्य, महाकाव्य जो कि रामायण और महाभारत है, नाटक जो कि कालिदास ने लिखे हैं, दर्शन, विज्ञान, आयुर्वेद ये सभी लौकिक में लिखी गई यानी कि लौकिक संस्कृत में इन सभी को लिखा गया। बात करते हैं नंबर 4, भाषा शैली, इसमें अधिक गद्य काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया और शुद्ध और परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया गया। नंबर 5, वाक्य विन्यास, अधिक संगठित और विन्यस्त भाषा का प्रयोग किया गया, वाक्यों में अधिक संगठित जो अच्छी तरह से संगठित वाक्य थे उनका प्रयोग किया गया। लोकप्रियता, शासकीय, साहित्यिक और धार्मिक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त ये भाषा रही लौकिक संस्कृत। नंबर 7, प्रयोग क्षेत्र, पंडित, राजा, विद्वान वर्ग के बीच ये ज्यादा प्रयोग होती थी लौकिक संस्कृत, पंडित, राजा और विद्वान वर्ग के बीच। नंबर 8, सांस्कृतिक वाहन, भारतीय दर्शन, धर्म, कला, नीति की अभिव्यक्ति का ये सबसे सशक्त माध्यम बनी लौकिक संस्कृत है। स्वनेम के अंतर्गत कितने तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आया था तो इसमें आपको 3 टिक करना था। तो दोस्तों इसका आंसर है स्वन विज्ञान के अंतर्गत 3 भेद होते हैं यानी कि स्वनेम यानी कि स्वन विज्ञान, इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला होता है उच्चारण यानी कि इसको हम औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं। दूसरा है संवहन यानी कि सांवहनिक ध्वनि विज्ञान कहते हैं। तीसरा है श्रवणिक यानी कि श्रवण ध्वनि विज्ञान। तो ये तीनों तत्व आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नंबर 2, हमारा दूसरा प्रश्न है विशिष्ट ध्वनि नियम कितने हैं यानी कि ध्वनि नियम, विशिष्ट ध्वनि नियम कितने होते हैं। तो दोस्तों विशिष्ट ध्वनि नियम इनकी संख्या कुल मिला के 6 है। पहला है खुले शब्दांश, दूसरा है बंद शब्दांश, तीसरा है जादुई अक्षर, चौथा है स्वर दल, पांचवा है स्वर नियंत्रित अक्षर और छठा है व्यंजन अक्षर। तो कुल मिला के विशिष्ट ध्वनि नियम 6 होते हैं। नंबर 3, अर्थ परिवर्तन के कितने कारण हैं यानी कि वाक्य में जो अर्थ परिवर्तन होता है उसके कितने कारण है या किसी शब्द में अर्थ परिवर्तन होता है तो इसके कितने कारण हैं। तो इसके कुल मिला के 15 प्रमुख कारणों से अर्थ परिवर्तन होता है। तो ये भी आपके बहुविकल्पीय में आया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये आया था और आपको 1 नंबर दे सकता है यानी कि आगे भी इसके आने की संभावना है। नंबर 4, भाषा की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। तो दोस्तों भाषा की उत्पत्ति का जो प्रत्यक्ष कारण है वो है विकासवाद, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद कर लेनी है। हमारा 5वां प्रश्न है भाषा के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। भाषा के विभिन्न रूपों का
उल्लेख कीजिए। तो भाषा के कई रूप हैं, जैसे कि बोलचाल की भाषा, और इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हैं कि बोलचाल की भाषा क्या है। मानक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो भाषा के इन्हीं रूपों का आप लोग वर्णन कर देना। तो इस प्रकार से आपका ये 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। हमारा जो छठा प्रश्न है वह है भाषा का अर्थ बताते हुए कोई 2 परिभाषाएं दीजिए। यानी कि भाषा का हमें सबसे पहले तो अर्थ बताना है और उसकी कोई भी 2 परिभाषाएं हमें किन्हीं भी विद्वानों की दे देनी है। तो भाषा सार्थक शब्दों का समूह है जिसके जरिए हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा क्या है? सार्थक शब्दों का समूह है जिसके जरिए हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान, आदान यानी कि लेना, प्रदान यानी कि देना, आदान प्रदान करते हैं। तो पाणिनि के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करता है। पाणिनि कहते हैं कि भाषा वह साधन है, भाषा को एक साधन मानते हैं जिसके द्वारा मनुष्य यानी कि हम अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो ये पाणिनि ने इस प्रकार से परिभाषा दी। दूसरी परिभाषा है प्लेटो की। प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक अवस्था है, यानी कि यदि आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो वो मूक यानी कि चुप रहने की अवस्था है, अथवा अध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार को इन्होंने मूक अवस्था और अध्वन्यात्मक बातचीत कहा। और यदि यही जो विचार है ध्वन्यात्मक बनकर ओठों पर प्रकट हो जाएं तो उन्हें ही भाषा कहते हैं। तो ये है हमारी प्लेटो की परिभाषा। अब जानते हैं हमारे 7वें प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न है स्वर्ण विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि स्वर्ण विज्ञान क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो दोस्तों स्वर्ण विज्ञान वह शाखा जो भाषाई ध्वनियों की शारीरिक और भौतिक संरचना, इनके उत्पादन, संचरण और ग्रहण के अध्ययन से संबंधित है। तो स्वर्ण विज्ञान क्या है? भाषा की ध्वनियों की शारीरिक, पहली है शारीरिक, दूसरी है भौतिक संरचना, उनके उत्पादन, संचरण और ग्रहण के अध्ययन से संबंधित है। तो यही क्या है? स्वर्ण विज्ञान है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि ध्वनियाँ आखिर कैसे उत्पन्न हुई, आखिर कैसे उच्चारण की जाती हैं और आखिर कैसे उन ध्वनियों को समझा जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे 8वें प्रश्न की, जो कि है भाषा विज्ञान के प्रमुख अंगों पर प्रकाश डालिए। तो भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उन पर हमें क्या करना है? प्रकाश डालना है। तो भाषा विज्ञान के 4 प्रमुख अंग हैं। पहला है ध्वनि विज्ञान, दूसरा है पद यानी कि शब्द विज्ञान, तीसरा है वाक्य विज्ञान और चौथा व अंतिम जो है वो है अर्थ विज्ञान। हमारा 9वां प्रश्न है रूपेम के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में लिखिए। तो रूपेम यानी कि रूप अर्थ से संश्लिष्ट भाषा की लघुत्तम इकाई को रूपेम कहा जाता है। तो एक बार इस परिभाषा को आप लोग याद कर लेना। रूप अर्थ से संश्लिष्ट भाषा की जो सबसे लघुत्तम इकाई है उसी को क्या कहते हैं? रूपेम कहा जाता है। इसके मुख्य 2 प्रकार हैं, वैसे तो 3 हैं लेकिन मुख्य 2 ही प्रकार हैं। पहला है मुक्त रूपेम, दूसरा है बद्ध रूपेम। मुक्त रूपेम को समझ लेते हैं। इनका अर्थ समझने के लिए किसी भी अन्य रूपेम से जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे रोशनी है एक शब्द है तो ये अपने आप में मुक्त रूपेम है, दुनिया है ये अपने आप में मुक्त रूपेम है। बद्ध रूपेम जैसे कि लंबा, अब लंबा कौन है? लंबा व्यक्ति है, तो ये एक प्रकार से बद्ध रूपेम है। हमारा 10वां प्रश्न है वाक्य परिवर्तन के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि वाक्य में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है। तो इसका पहला कारण है प्रयोग में नवीनता। जी हाँ दोस्तों, वाक्य परिवर्तन का पहला कारण है प्रयोग में नवीनता। अन्य प्रयोग किए जाते हैं उससे भी वाक्य परिवर्तन होता है। अन्य भाषाओं से निकटता, वाक्य परिवर्तन किस कारण होता है? एक प्रकार से जो अन्य भाषाएं हैं उनसे निकटता करेंगे तो भी हमारे वाक्य में परिवर्तन हो सकता है। नंबर 3 विभक्तियों और घिस जाना, यानी कि विभक्तियां हैं उनका घिस जाना, इससे भी वाक्य परिवर्तन होता है। नंबर 4 संक्षिप्तता या लाघव, संक्षिप्तता के कारण भी वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी संक्षिप्तता बहुत ही छोटी रहती है यानी कि लाघवता रहती है वाक्य में, उसके कारण भी वाक्य का परिवर्तन हो जाता है। स्पष्टता या बलाघात के कारण, और छठा है मानसिक स्थिति के कारण। तो इन कारणों से वाक्य परिवर्तन होता है। तो दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है रूप विज्ञान का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो रूप विज्ञान यह भाषा विज्ञान की एक शाखा है। इसमें शब्द को
पद में बदलने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद करनी है। रूप विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं? शब्द को पद में बदलने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसे मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। रूप विज्ञान को अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। और रूप विज्ञान में रूपम और इससे जुड़ी इकाइयों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? रूपम और इनसे जुड़ी इकाइयों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे रूप विज्ञान है, इसे रूपग्राम भी कहा जाता है। तो रूप विज्ञान को रूपग्राम भी कहा जाता है। अध्ययन की दिशा के आधार पर रूप विज्ञान के प्रकार। तो अध्ययन की दिशा के आधार पर रूप विज्ञान के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला है वर्णनात्मक रूप विज्ञान, दूसरा है ऐतिहासिक रूप विज्ञान, तीसरा है तुलनात्मक रूप विज्ञान। कि जो भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार हैं, ये दोनों ही भाषा विज्ञान के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं जो भाषा के अध्ययन में उपयोग किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों इसका उत्तर जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाषा व्यवस्था होती क्या है। भाषा व्यवस्था का तात्पर्य भाषा की संरचना, नियम और संगठन से है। इसमें व्याकरण, ध्वनि, शब्द निर्माण, वाक्य संरचना और भाषाई नियम शामिल होते हैं। यह भाषा का स्थायी और सैद्धांतिक पक्ष है। उदाहरण के लिए हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि के नियम, मतलब क्रिया विशेषण, ये जो नियम है ना, ये भाषा व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। और वाक्य बनाने के तरीकों का अध्ययन भाषा व्यवस्था का ही हिस्सा है। तो दोस्तों अब अपन जानते हैं कि भाषा व्यवस्था के मुख्य विशेषताएं आखिर कौन सी हैं। सबसे पहले है स्थिर और व्यवस्थित नियमों का समूह है। यानी कि दोस्तों भाषा व्यवस्था में सभी नियम जो रहते हैं वो स्थिर रहते हैं, साथ ही वो व्यवस्थित रहते हैं। नंबर 2, किसी भी भाषा को समझने और सिखाने का आधार। तो भाषा व्यवस्था ही है जो किसी भी भाषा को समझने और सिखाने का आधार है। नंबर 3, शब्दार्थ, ध्वनि विज्ञान और व्याकरण के नियमों का विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, हम भाषा व्यवस्था के माध्यम से ध्वनि विज्ञान, शब्दार्थ और व्याकरण के नियमों का भली भांति विश्लेषण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जाना कि भाषा व्यवस्था क्या है और भाषा व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं भाषा व्यवहार के बारे में। तो दोस्तों भाषा व्यवहार से तात्पर्य है कि लोग भाषा का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। इसमें भाषा का सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक उपयोग शामिल है। यानी कि जो आम बोलचाल में बोलते हैं वो कहलाया हमारा व्यवहारिक जो भाषा है, ठीक है। सांस्कृतिक जो संस्कृति है आपकी, और सामाजिक यानी कि जो भाषा समाज में बोली जाती है उसी को हम भाषा व्यवहार कहते हैं। भाषा व्यवहार व्यक्तिगत और सामूहिक संदर्भ में अलग अलग हो सकता है। यानी कि दोस्तों भाषा का जो व्यवहार है वो व्यक्तिगत और सामूहिक इन दोनों ही संदर्भ में अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का बोलचाल की भाषा, लेखन शैली या अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग। यानी कि दोस्तों एक प्रकार से कहा जाए भाषा व्यवहार जो किसी व्यक्ति की बोलचाल की भाषा है, यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो आपकी बोली है, लेखन शैली है और अलग अलग जो सामाजिक परिस्थिति हैं उस समय जो भाषा का प्रयोग है वही हमारा भाषा व्यवहार कहलाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भाषा व्यवहार की मुख्य विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, भाषा का व्यवहारिक और गतिशील पहलू। जी हाँ दोस्तों, जो भाषा व्यवहार है वह भाषा का व्यवहारिक और गतिशील पहलू है। वहीं दोस्तों जब हमने बात की थी भाषा व्यवस्था के बारे में तो वो भाषा का स्थिर और व्यवस्थित नियमों का समूह है। अब बात करते हैं नंबर 2, भाषा उपयोग की विविधता, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक शैली। ये भी भाषा व्यवहार की एक प्रमुख विशेषता है। नंबर 3, समाज, संस्कृति और संदर्भ के अनुसार बदलता है। यानी कि दोस्तों जो भाषा व्यवहार है वह समाज, संस्कृति और संदर्भ यानी कि जैसा देश वैसा भेष उसके अनुसार कार्य करता है। यानी कि उसी के अनुसार वह उसमें परिवर्तन होता है। तो दोस्तों अब विशेषताओं के आधार पर जानते हैं भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार
इन दोनों में अंतर। सबसे पहला है भाषा व्यवस्था है, वह भाषा का स्थायी और नियमबद्ध पक्ष है। वहीं दोस्तों जो भाषा व्यवहार है वह भाषा का गतिशील और संदर्भ पर आधारित पक्ष है। वहीं दोस्तों जो भाषा व्यवस्था है वह भाषा का सैद्धांतिक अध्ययन है, और साथ ही जो भाषा व्यवहार है वह भाषा के सामाजिक और व्यावहारिक उपयोग का अध्ययन है। भाषा व्यवस्था का जो उदाहरण है वह है व्याकरण के नियम, और वही दोस्तों भाषा व्यवहार है उसका जो उदाहरण है वह है अलग अलग अवसरों पर भाषा का प्रयोग, साथ ही आप कह सकते हैं एक प्रकार से बोली। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार, इनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर कुछ अंतर के बारे में। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो प्रश्न है भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, ये होता है पूरी तरह से समाप्त। भाषा विज्ञान विज्ञान है अथवा कला, इस तथ्य की तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए। तो उत्तर में हम सर्वप्रथम लिखेंगे भाषा विज्ञान के संदर्भ में विज्ञान या कला का प्रश्न अनेक विद्वानों ने उठाया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भाषा विज्ञान में भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, परंतु कतिपय विद्वानों ने इसे भाषा शास्त्र या तुलनात्मक व्याकरण कहकर भाषा विज्ञान की वैज्ञानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अतः भाषा विज्ञान को विज्ञान या कला सिद्ध करने का जो प्रयत्न है वह अनेक बार हुआ है। भाषा विज्ञान विज्ञान है या कला, इसका निश्चय करने के पूर्व विज्ञान और कला का अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर ये विज्ञान क्या है और ये जो कला है ये क्या है। यानी कि एक प्रकार से भाषा विज्ञान है, उसके विज्ञान के संदर्भ में तर्क हम जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे भाषा विज्ञान के कला के संदर्भ में क्या क्या तर्क हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं भाषा विज्ञान के विज्ञान के संदर्भ में तर्क। तो इसका पहला तर्क है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पद्धति। जी हाँ दोस्तों, भाषा विज्ञान वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करता है, जैसे डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना। अब अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होता है, यानी कि यह जो है ना जो भाषा विज्ञान है यह अवलोकन और प्रयोग पर भी आधारित होता है। उदाहरण स्वरूप ध्वनि विज्ञान में ध्वनियों के जो उच्चारण है और उनको सुनने की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन अब वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। नंबर 2, सार्वभौमिक नियमों की खोज। भाषा विज्ञान भाषा के सार्वभौमिक नियमों को समझने का प्रयास करता है, जैसे नोम चॉम्स्की की यूनिवर्सल ग्रामर। यह दर्शाता है कि भाषाएं कैसे विकसित होती हैं और उनके पीछे क्या संरचनात्मक सिद्धांत काम करते हैं, यानी कि उनके पीछे किस प्रकार की संरचना बनी हुई है और उसके क्या सिद्धांत हैं। नंबर 3, अनुभवजन्य प्रमाण। भाषा विज्ञान में अनुभवजन्य साक्ष्य का विशेष महत्व है। भाषा का विश्लेषण आंकड़ों और प्रायोगिक परिणामों के आधार पर किया जाता है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं भाषा और मस्तिष्क के अध्ययन की, जिसमें न्यूरोलिंग्विस्टिक्स भाषा और मस्तिष्क के बीच संबंध का अध्ययन करता है, जो इसे विज्ञान की शाखा के रूप में मजबूत आधार प्रदान करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो गए भाषा विज्ञान के पक्ष में तर्क। अब हम बात करते हैं भाषा विज्ञान के कला के पक्ष में तर्क। तो सबसे पहला तर्क है सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति। भाषा सृजनात्मकता और मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। साहित्य, कविता और भाषाई सौंदर्य भाषा का वह पक्ष है जो इसे कला के करीब लाता है। नंबर 2, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू। भाषा विज्ञान भाषा को एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्पाद मानकर उसका अध्ययन करता है। यह मानव समाज और संस्कृति के रचनात्मक पक्ष को समझने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं तीसरे तर्क की, अस्पष्टता और संदर्भ। भाषा की प्रकृति कभी कभी वैज्ञानिक ढांचे में समाहित नहीं हो पाती है। शब्दों के अर्थ संदर्भ पर निर्भर करते हैं, जो इसे कला के करीब लाता है। तो इस प्रकार से हमने बात की भाषा विज्ञान
कला के पक्ष में तर्कों की। यानी कि एक प्रकार से हमने बात की भाषा विज्ञान के पक्ष में जो तर्क थे, और इसके बाद हमने बात की भाषा विज्ञान के कला के पक्ष में तर्क के बारे में। अब दोस्तों इसका हम निष्कर्ष जान लेते हैं। तो दोस्तों भाषा विज्ञान ना तो केवल विज्ञान है और ना ही केवल कला, यह दोनों का ही संयोजन है। तो ये बात आपको एग्जाम में छाप देनी है। यह मानव भाषा की जटिलता है उसको समझने का एक साधन है, जिसमें वैज्ञानिक विधियां और कलात्मक दृष्टिकोण दोनों का समावेश है। पहला है कि भाषा विज्ञान का क्या महत्व है, इसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। भाषा विज्ञान का महत्व और उपयोगिता अनेक क्षेत्रों में देखी जाती है। इसके विविध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे प्रमुख 15 बिंदुओं में समझा जा सकता है। यानी कि इन 15 बिंदुओं में हम भाषा के महत्व और उसकी उपयोगिता को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की, भाषा संरचना का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, भाषा विज्ञान के द्वारा हम भाषा की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, भाषा विज्ञान भाषा की ध्वनि, व्याकरण, वाक्य संरचना और अर्थ का व्यवस्थित अध्ययन करता है, जिससे भाषाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2, भाषा अध्ययन का आधार। जी हाँ दोस्तों, भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन का एक भाग आधार है। इसके माध्यम से लिखित, साहित्यिक एवं असाहित्यिक, प्रचलित, अप्रचलित, देशी, विदेशी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विकसित, अविकसित सभी प्रकार की भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः इसकी जो उपयोगिता है वह स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इसी के माध्यम से भाषा क्या है, इसके कौन कौन से अंग हैं, भाषा की उत्पत्ति, विकास किस प्रकार होता है आदि ज्ञात हो सकता है। भाषा के विभिन्न परिवार, उनका वर्गीकरण, भाषाओं का सांस्कृतिक महत्व भी इसी से पता चलता है। भाषा की जीवन शक्तियाँ क्या हैं, विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रणालियों से कैसे भाव प्रकाशन की क्षमता ग्रहण की, परस्पर संबद्ध भाषाएं किस प्रकार पृथकता को प्राप्त हो गईं, भाषा किस प्रकार विकसित होकर नए रूप ग्रहण कर लेती है। तो ये सब हम इस बिंदु के आधार पर जान सकते हैं, जो कि भाषा विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे बिंदु की, जो कि है ज्ञान पिपासा की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि भाषा विज्ञान अपनी चिर परिचित भाषा के संबंध में जिज्ञासा को तृप्त करता है, यानी कि जिज्ञासा को जगाता है। ज्ञान की वृद्धि करना मानवीय स्वभाव और कर्तव्य है, और भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग होने के कारण उससे संबंधित सभी जिज्ञासाओं का समाधान भी हमारे लिए आवश्यक है। इससे हमें बौद्धिक शांति प्राप्त होती है और ज्ञान की भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 4, अनुवाद में उपयोगिता। भाषा विज्ञान अनुवाद को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने में सहायक है। यह विभिन्न भाषाओं के बीच सांस्कृतिक और भाषाई अंतर को समझने में मदद करता है। नंबर 5, साहित्य के अध्ययन में सहायक। जी हाँ दोस्तों, भाषा विज्ञान है वह साहित्य के अध्ययन में भी सहायक है। प्राचीन वाङ्मय का ज्ञान, यानी कि वेदादि और उनका वास्तविक अर्थबोध भाषा की सहायता से ही संभव है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि इस माध्यम से प्राचीन साहित्य के अर्थ, उच्चारण तथा उपयोग आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने स्पष्ट किया है कि साहित्य में प्रयुक्त विविध भाषाओं के निर्माण एवं संरचना का सम्यक ज्ञान भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है, और भाषा विज्ञान ही बताता है कि किस तरह कोई बोली धीरे धीरे विभाषा का रूप ग्रहण करती है और कैसे वह लोक भाषा का रूप ग्रहण करती है, साहित्य रचना एवं लोक व्यवहार में प्रयुक्त होती है। इसके बाद वह साहित्य रचना और लोक व्यवहार में भी प्रयुक्त होने लगती है, और किस प्रकार वह परिनिष्ठित भाषा बनकर उच्च स्तरीय साहित्य के निर्माण में काम आने लगती है। भाषा विज्ञान ही साहित्य के अभिव्यक्ति, सौंदर्य एवं अभिव्यंजना कौशल को समझाने में सहायक होता है।
नंबर 6, वैज्ञानिक अध्ययन की प्रवृत्ति। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि भाषा विज्ञान द्वारा भाषा के सूक्ष्म अध्ययन की ओर मानव की प्रकृति और उसके दृष्टिकोण को विज्ञान मूलक बना देता है। वह प्रत्येक वस्तु के तत्व दर्शन और तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। किसी भी विज्ञान या शास्त्र का तत्व दर्शन मानव का लक्ष्य है। अब बात करते हैं नंबर 7, लिपि विकास में सहायक। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि यह लिपि आदि में सरलता एवं शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्तन एवं परिवर्धन करने में सहायक है। सांकेतिक लिपि के उन्नयन द्वारा भी यह सहायक होकर शुद्ध एवं संकेत चिन्ह प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जिसे हम चिन्ह बोलते हैं उसे चिन्ह मतलब एक प्रकार से बीच में आधा हा रहता है, इसे अपन इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 8, शब्दार्थ बोध। शब्दों के विविध अर्थों का सम्यक बोध भी भाषा विज्ञान ही कराता है। डॉक्टर सक्सेना ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि किस तरह पीढ़ी परिवर्तन के साथ साथ किसी शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। कैसे वातावरण के कारण एक ही शब्द विभिन्न अर्थों का द्योतक हो जाता है। कैसे शब्दों के अर्थ में विस्तार संकोच होता है। कैसे अर्थ कुछ बदले जाते हैं। भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि किस तरह महाराज जो शब्द है रसोइया का वाचक होकर अपसर्ग जो अपकर्ष है उसकी ओर बढ़ा। साहस शब्द हिम्मत का द्योतक होकर उत्कर्ष की ओर बढ़ा। पर्यायवाची विलोम शब्दों के अंतर को भी भाषा विज्ञान ही स्पष्ट कराता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 9, भाषा की शुद्धता। भाषा की शुद्धता को भी भाषा विज्ञान ही स्पष्ट करता है। डॉक्टर सक्सेना के अनुसार भाषा विज्ञान ही हमें यह समझाता है कि किस तरह भाषाओं के शब्दों में कहीं वर्ण विपर्य हो जाता है, कहीं स्वर या व्यंजन का आगम, कहीं इनका लोप होकर भाषा के अशुद्ध प्रयोग प्रचलित हो उठते हैं। यथा उपरोक्त चिन्ह राष्ट्रीय तथा कुल्फी पर विचार करें तो पता चलता है कि इनके शुद्ध रूप उपयुक्त चिन्ह राष्ट्रीय और कुफली है। जी हाँ दोस्तों, जो आप कुल्फी पढ़ते हैं वो कुल्फी नहीं कुफली होता है, लेकिन आप कुल्फी ही पढ़ते हैं इसलिए वो कुफली का कुल्फी बन गया। यहाँ पर दोस्तों ऊपर राष्ट्रीय में नीचे अपन राष्ट्रीय पढ़ते हैं जबकि होता है राष्ट्रीय। जी हाँ दोस्तों, और इसी प्रकार से अपन मैंने पहले ही बताया है कि अपन पढ़ते हैं चिन्ह जबकि होता है चिन्ह। तो एक प्रकार से कुल्फी है पर लोक व्यवहार में उक्त अशुद्ध रूप ही प्रचलित है। तो इस प्रकार से भाषा की शुद्धता भी बहुत ही ज्यादा महत्व देती है। तो अब बात करते हैं नंबर 10, व्याकरण में सहायक। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण है। व्याकरण के नियमों का क्या दार्शनिक आधार है, इसका निरूपण भाषा विज्ञान करता है। शब्द और अर्थ, संबंध, प्रवृत्ति और प्रत्यय का मौलिक अर्थ, पद विभाजन का आधार आदि बातों का जो विवेचना है मतलब वह भाषा विज्ञान ही करता है। इन सभी की विवेचना कौन करता है? भाषा विज्ञान। अब बात करते हैं नंबर 11, वाक् चिकित्सा। तुतलाहट, हकलाहट, अशुद्ध उच्चारण, शुद्ध श्रवण आदि को दूर करने में सहायक होकर यह चिकित्सा शास्त्र का भी अंग बन गया है। तो एक प्रकार से यह चिकित्सा शास्त्र का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। भाषा विज्ञान वाक्य यंत्र का सम्यक अध्ययन कराकर यह भी जानकारी देता है कि किस स्थान से कौन सी ध्वनि का उच्चारण होता है। अतः वाक्य यंत्र की कमियों को जानकर उनकी चिकित्सा सुगमता से हो सकती है। यानी कि दोस्तों किसी से बोलते नहीं बनता तो उसकी चिकित्सा भी भाषा विज्ञान के द्वारा संभव है। अब बात करते हैं 12वें बिंदु की, संचार माध्यम। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि दूरसंचार तथा यांत्रिक प्रतीकात्मक अनुवाद के लिए भाषा विज्ञान की सहायता ली जाती है। भाषा विज्ञान के संकेतों के द्वारा दूरसंचार पद्धति के लिए आवश्यक संकेत उपलब्ध होते हैं।
नंबर 13 मशीन अनुवाद। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग गूगल ट्रांसलेट की मदद लेते हैं तो यह एक प्रकार से मशीनी अनुवाद कहलाता है। तो अब बात करते हैं नंबर 14 भाषाई नीति निर्माण। यह सरकारों और संगठनों को भाषाई नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। नंबर 15 मानव संज्ञान और मनोविज्ञान में उपयोगिता। भाषा विज्ञान भाषा के माध्यम से मस्तिष्क और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। वाक्यव यानी कि ध्वनि अवयव और उनके कार्य पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। जानेंगे कि ये वाक्यव होता क्या है। इसको अंग्रेजी में तो स्पीच ऑर्गन कहते हैं, पर ये हिंदी में क्या है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, यानी कि वाक्यव का मतलब होता है ध्वनि के अवयव। यानी कि ये वाक्यव वे शारीरिक अंग हैं जो ध्वनि उत्पादन और भाषाई उच्चारण में सहायक होते हैं। यानी कि ध्वनि के उत्पादन में और भाषा के उच्चारण में सहायक होते हैं। इनमें जो वाक्यव हैं इनमें कौन कौन से एक प्रकार से अंग शामिल हैं? फेफड़े हैं, स्वर यंत्र, स्वर तंतु, जीभ, तालु, होंठ, दांत और नासिका। नासिका मतलब नाक। तो दोस्तों ये सभी अंग मिलकर वायु प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और ध्वनियों को स्वर और व्यंजन में परिवर्तित करते हैं, जिससे कि ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहले वाक्यव यानी कि फेफड़े के बारे में। फेफड़े जिन्हें लंग्स भी कहा जाता है, इनका कार्य क्या रहता है? तो यह ध्वनि उत्पादन के लिए आवश्यक वायु प्रवाह उत्पन्न करते हैं। वायु प्रवाह ध्वनि उत्पन्न करने की पहली आवश्यकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ राम जाते हैं कहीं, राम जाते हैं कहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो मेरी सांस टूटेगी। तो यही है, फेफड़े क्या करते हैं? वायु ही है जो ध्वनि का पहला एक प्रकार से अंग है, पहला वाक्यव है। फेफड़े का महत्व क्या है? अधिकांश ध्वनियाँ उत्सर्जनात्मक होती हैं जिनमें फेफड़ों से बाहर की ओर हवा प्रवाहित होती है। तो ज़्यादातर ध्वनियाँ जो रहती हैं उसमें क्या होता है? फेफड़ों से बाहर की ओर हवा बाहर निकलती है। ठीक है, ज़्यादातर ध्वनियों में ऐसा होता है। बहुत कम ध्वनियाँ हैं जिनमें फेफड़े की ओर हवा अंदर आए। ठीक है। नंबर 2 स्वर तंतु, जिसे वोकल कॉर्ड्स भी कहा जाता है। स्थान ये कहाँ रहता है? गले में स्वर यंत्र के भीतर स्थित रहता है। तो हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है वह हमारे जो टैटुआ एक प्रकार से बोल सकते हैं, उसके नीचे स्थित रहता है। इसका क्या कार्य है? स्वर ध्वनियों और स्वरयुक्त व्यंजनों का उत्पादन करते हैं। जो ये स्वर तंतु हैं ये स्वर ध्वनियों और स्वरयुक्त व्यंजनों का उत्पादन करते हैं। साथ ही स्वर रहित ध्वनियों के लिए स्वर यंत्र खुला रहता है। अब स्वर तंतु में विशेष क्या है? तो इसमें है कंपन की गति से ध्वनि की जो पीच है, इंग्लिश शब्द है एक प्रकार से पीच, इसकी जो पीच है वह निर्धारित होती है कि ध्वनि एक प्रकार से कितनी तेज रहेगी या कम रहेगी। ये स्वर तंतु ही निर्धारित करता है। नंबर 3 स्वर यंत्र। स्वर यंत्र एक प्रकार से आप बोल सकते हैं अपना कंठ। इसका कार्य रहता है यह वोकल कॉर्ड्स को नियंत्रित करता है, यानी कि स्वर तंतु को नियंत्रित करता है और ध्वनि उत्पादन का प्राथमिक स्रोत है। स्वर ध्वनियों के लिए कंपन उत्पन्न करता है। साथ ही जो स्वर यंत्र होता है यह स्वर ध्वनियों के लिए कंपन उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं स्वर यंत्र के महत्व के बारे में। तो इसका ये महत्व है कि स्वर और स्वर रहित ध्वनियों को ये अलग करने में मदद करता है। यानी कि एक प्रकार से स्वर और स्वर से जो सम्मिलित है जो ध्वनियाँ हैं उनको अलग कौन करता है? स्वर यंत्र उन्हें अलग करता है। चौथा जो अंग है वो है तालु, और ये तालु है, इसके 2 भाग हैं, एक प्रकार से कठोर तालु और दूसरा है कोमल तालु। कार्य क्या है? जो कठोर तालु है वह ध्वनि को दिशा देने में मदद करता है और जो कोमल तालु है वह नासिक और मौखिक ध्वनियों को अलग करता है। एक प्रकार से नाक वाली ध्वनि और मुंह वाली ध्वनि यानी कि ओरल ध्वनियाँ, इन दोनों को अलग करता है। तो देखो तालु 2 प्रकार के हैं, कठोर तालु, कोमल तालु। तो ये अलग अलग प्रकार से आप लोगों को याद रखने हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 जीभ। जीभ का कार्य क्या है? यह सबसे लचीला और बहुउपयोगी, कई उपयोग है इसके, ठीक है, बहुउपयोगी वाक्यव है। जीभ की स्थिति जैसे अग्रभाग, मध्य भाग और पिछला भाग ध्वनि को प्रभावित करती है। यानी कि अपन आगे के भाग से बोलेंगे तो कुछ ध्वनि कुछ अलग आएगी, मध्य भाग से बोलेंगे तो ध्वनि कुछ अलग आएगी, और जीभ के पिछले भाग से बोलेंगे तो भी ध्वनि कुछ अलग आएगी।
अब बात करते हैं जीभ के महत्व की। तो जीभ का महत्व क्या है, जैसे टा है, ता है, दा है, ला है जैसे ध्वनियों के निर्माण में जीभ मदद करती है। तो दोस्तों अब हमारा अगला जो बाग्याभ है वो है होंठ। होंठ क्या करते हैं, ध्वनि निर्माण में अवरोध को उत्पन्न करते हैं, गोल ध्वनियाँ और अस्पष्ट ध्वनियों का निर्माण करते हैं। उदाहरण जैसे पा, बा, मा, ये ध्वनियाँ है ना, इनका निर्माण कौन करता है, हमारे ओठ करते हैं, लिप्स करते हैं इन सभी का निर्माण। हमारा सेकेंड लास्ट जो बाग्याभ है वो है दांत। दांत के कार्य क्या है, ये ध्वनियों को स्पष्ट करने में सहायक है। एक प्रकार से कहा जाए, यदि आपके स्वस्थ दांत रहेंगे तो आपकी ध्वनियाँ भी क्या रहेंगी, स्पष्ट रहेगी। ऊपरी दांत जीभ के साथ मिलकर ध्वनि बनाते हैं तथा उदाहरण जैसे आपने बोला था, ठीक है, थ थ थ, तो ये क्या है, दांत हैं, ये जीभ के साथ मिलकर ध्वनि का निर्माण कर रहे हैं। थ ध स ज, ये सभी क्या है, जीभ के साथ मिलकर दांत ध्वनि का निर्माण कर रहे हैं। हमारा अगला और आखिरी बाग्याभ है नासिका यानी कि नाक। नासिक के ध्वनियों का निर्माण करते हैं। कोमल तालु नासिका को खोलता या बंद करता है। उदाहरण माँ, माँ, इसमें क्या होता है, एक प्रकार से एक अनुनाद टाइप का होता है और इंगा जैसी ध्वनियों का निर्माण होता है। हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है स्वन विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख शाखाओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, स्वन विज्ञान भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो ध्वनियों के उत्पादन, ध्वनि गुणों और उनके श्रवणीय पहलुओं का अध्ययन करती है, यानी कि सुनने वाले पहलुओं का अध्ययन करती है। यह भाषा के भौतिक ध्वनि पहलुओं को समझने का एक वैज्ञानिक प्रयास है। स्वन विज्ञान है, देखो दोस्तों, स्वन विज्ञान को ध्वनि विज्ञान भी कहा जाता है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। स्वन विज्ञान भाषा की ध्वनियों का विवरण, वर्गीकरण और विश्लेषण करता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से हमने इसकी प्रस्तावना देख ली। अब जानते हैं स्वन विज्ञान की परिभाषा। तो स्वन विज्ञान यानी कि ध्वनि विज्ञान वह शाखा है जो भाषाई ध्वनियों की शारीरिक और भौतिक संरचना, उनके उत्पादन, संचरण और ग्रहण के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि स्वन विज्ञान है वह शाखा है जो भाषाई ध्वनि होती है उसके शारीरिक, भौतिक और उनके उत्पादन, संचरण और ग्रहण के अध्ययन में संबंधित होती है। इन्हीं के अध्ययन से जो संबंधित हो वही स्वन विज्ञान है, वही ध्वनि विज्ञान है। यह इस बात पर केंद्रित करता है कि ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं, उनके भौतिक गुण क्या हैं और उन्हें कैसे सुना और समझा जा सकता है। यानी कि दोस्तों स्वन विज्ञान हमें बताता है कि एक प्रकार से ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं, किन अवयवों से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उनके भौतिक गुण क्या हैं और उन ध्वनियों को कैसे सुन सकते हैं और उन ध्वनियों को कैसे समझ सकते हैं। इन सभी के बारे में स्वन विज्ञान हमें सिखाता है। तो दोस्तों अब जानते हैं स्वन विज्ञान के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। तो दोस्तों स्वन विज्ञान का सबसे पहला उद्देश्य है ध्वनियों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, स्वन विज्ञान मानव ध्वनि तंत्र द्वारा उत्पादित विभिन्न ध्वनियों का वर्गीकरण करता है। यानी कि हम जितनी भी ध्वनियां बोलते हैं उन सभी का वर्गीकरण कौन करता है, स्वन विज्ञान। इसमें क्या है, स्वर, व्यंजन और अर्ध स्वर जैसे ध्वनि प्रकारों का अध्ययन होता है। अब बात करते हैं नंबर 2, ध्वनि उत्पादन का अध्ययन। पहला उद्देश्य था ध्वनियों का वर्गीकरण और स्वन विज्ञान का जो दूसरा उद्देश्य है वह है ध्वनि उत्पादन का अध्ययन। यह अध्ययन करता है कि ध्वनि कैसे और किन अंगों जैसे होंठ, जीभ, गला, फेफड़े के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो ध्वनि उत्पादन का अध्ययन है यह अपने जो अंग हैं, जो आंतरिक अंग हैं, उनका यह अध्ययन करता है। नंबर 3, ध्वनियों का भौतिक विश्लेषण। स्वन विज्ञान में ध्वनियों की आवृत्ति यानी कि कितनी बार ध्वनि बोली जा रही है उसकी बार बार एक प्रकार से आवृत्ति होना, तीव्रता और ध्वनि तरंगों की संरचना का विश्लेषण किया जाता है। नंबर 4, श्रवण और ध्वनि विज्ञान। श्रवण यानी कि सुनना और ध्वनि आप लोग समझते ही हो। स्वन विज्ञान यह समझने की कोशिश करता है कि मानव मस्तिष्क ध्वनियों को कैसे सुनता है, कैसे समझता है और कैसे पहचानता है। तो यह सब स्वन विज्ञान की तरह ही द्वारा ही होता है। नंबर 5, भाषाई विविधता का अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, जो स्वन विज्ञान है वह विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त ध्वनियों और उनके रूपों को पहचानना और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना, यह भी स्वन विज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य है कि किन भाषाओं में कौन सी ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। और एक प्रकार से आप लोगों को बता दें कि जैसे कि सा है, तो ये
आपके ईरानी भाषा में सा का प्रयोग नहीं होता है, वहां पे सा की जगह पे क्या कहते हैं, हा कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भाषा हैं, उनकी अपनी अलग अलग ध्वनियां हैं। अब बात करते हैं नंबर 6, तकनीकी और व्यवहारिक उपयोग। यह विज्ञान यानी कि स्वन विज्ञान भाषा शिक्षण, स्पीच टेक्नोलॉजी जैसे स्पीच रिकॉग्निशन और सिंथेसिस और चिकित्सा में मान लो जैसे कि आइडियोलॉजी, इसमें भी सहायता करता है, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। जब आप एक प्रकार से स्वन विज्ञान को अच्छे तरीके से समझ लोगे ना, तो आपको इन 6 उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्वन विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। यदि बात की जाए स्वन विज्ञान की शाखाओं की, तो स्वन विज्ञान को सामान्यतः 3 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसकी पहली शाखा है आकृति ध्वनि विज्ञान। यह शाखा इस बात का अध्ययन करती है कि भाषाई ध्वनियों का उत्पादन कैसे होता है, यानी कि भाषा की ध्वनियों का उत्पादन आखिर होता कैसे है। ये जो इसका निष्कर्ष कौन करता है, आकृति ध्वनि विज्ञान। ध्वनि उत्पादन के चरण, यानी कि एक प्रकार से ध्वनि उत्पादन के कौन कौन से चरण होते हैं। पहला चरण है श्वसन। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए फेफड़ों से हवा का प्रवाह है। ध्वनि निर्माण, पहला है श्वसन, जिसमें क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए फेफड़ों से हवा का प्रवाह बाहर निकलता है। दूसरा है ध्वनि का निर्माण, ठीक है, ध्वनि निर्माण। तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उनके कंपन के माध्यम से स्वर उत्पन्न करना। तो आपने जो वोकल कॉर्ड होते हैं उनके कंपन के माध्यम से किसी भी स्वर को उत्पन्न करना, ये हमारा होता है ध्वनि का निर्माण। और इसी प्रकार से एक प्रकार से अपन ने सांस ली और सांस के बाद फेफड़ों में हवा गई, उसके बाद ही हम ध्वनि का उच्चारण कर पाते हैं। यानी कि यहाँ पे एक बात भी तात्विक है, यदि आप लोगों ने ध्यान दी होगी, आप एक सांस में एक सीमित अक्षरों तक ही बोल सकते हैं, यानी कि सीमित शब्द ही बोल सकते हैं। यदि उसके आगे आपको बोलना है तो आपको दूसरी सांस जरूर लेनी होगी, ठीक है। तो इसकी जो उपयोगिता है वह विभिन्न भाषाओं में ध्वनियों के उच्चारण के तरीके को समझने और सिखाने में मदद करती है। तो नंबर 2 जो कि स्वन विज्ञान की दूसरी शाखा है वह है ध्वनि भौतिक विज्ञान। यह शाखा ध्वनि तरंगों के भौतिक पहलुओं का अध्ययन करती है। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि, ये तीनों ही ध्वनि भौतिक विज्ञान के मुख्य तत्व हैं। ध्वनियों के स्पेक्ट्रोग्राम और उनके रूपरेखा का विश्लेषण, यानी कि ध्वनियों के जो स्पेक्ट्रोग्राम हैं और उनकी जो रूपरेखा हैं, उन सभी का विश्लेषण कौन करता है, ध्वनि भौतिक विज्ञान, जो कि स्वन विज्ञान की दूसरी शाखा है। तो दोस्तों अब इसकी जान लेते हैं उपयोगिता। दूसरी शाखा की जो उपयोगिताएं हैं, भाषाई ध्वनियों को भौतिक रूप से पहचानने और मापन करने के लिए तथा ध्वनि पहचान सॉफ्टवेयर और उपकरणों के विकास में। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्वन विज्ञान की तीसरी शाखा श्रव्य ध्वनि विज्ञान। यह शाखा यह अध्ययन करती है कि मानव मस्तिष्क ध्वनियों को कैसे सुनता है, यानी कि मानव का मस्तिष्क ध्वनियों को कैसे सुनता है, कैसे उन ध्वनियों को समझ लेता है और कैसे उन ध्वनियों की व्याख्या करता है। तो इसकी मतलब जो तीसरी शाखा है वह इसी का अध्ययन करने में सहायक होती है। इसके जो मुख्य तत्व होते हैं वो होते हैं, ध्वनि की पहचान की जाती है इसके द्वारा और श्रवण प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि से संबंधित श्रवण विकारों का विश्लेषण भी इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता के बारे में। तो इसकी उपयोगिता है कि जो सुनने में जो समस्याएं होती हैं और श्रवण उपकरण जैसे कि हियरिंग एड्स के विकास में और भाषाई संवाद को बेहतर बनाने में इस शाखा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह हमने स्वन विज्ञान की तीनों शाखाओं के बारे में जाना। अब जानते हैं स्वन विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग, यानी कि व्यवहारिक उपयोग यानी कि हमारी आम जिंदगी में स्वन विज्ञान का क्या उपयोग है, उन सभी तथ्यों पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, शिक्षा और भाषा शिक्षण। जी हाँ दोस्तों, स्वन विज्ञान का जो उपयोग है वह शिक्षा और भाषा की शिक्षा देने के लिए भी किया जाता है। उच्चारण सुधारने और विदेशी भाषाएं सीखने के लिए स्वन विज्ञान के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। भाषा प्रशिक्षण में ध्वन्यात्मक प्रतीक प्रणाली का महत्व है। ध्वन्यात्मक प्रतीक प्रणाली, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल फोनेस्टिक अल्फाबेट, यानी कि IPA। ये आपके ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी महत्व है, क्योंकि IPA क्या है, ये आपके
एमए हिंदी की साहित्य के जो पेपर हुआ है 3rd सेम का, उसमें ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है। अब बात करते हैं नंबर 2, स्पीच टेक्नोलॉजी। दोस्तों स्पीच टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो हमारी आवाज पहचान प्रणाली है, यानी कि जैसे सिरी हो गया, आपका गूगल असिस्टेंट हो गया, टेक्स्ट टू स्पीच हो गया, यानी कि एक प्रकार से आप बोलते हैं और टेक्स्ट लिखते जाते हैं नीचे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्पीच टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि तकनीकों का विकास है। और ये जो है ना, ये स्वर्ण विज्ञान का ही, मतलब स्वर्ण विज्ञान की ही देन है। स्वर्ण विज्ञान के कारण ही स्पीच टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला, और इसी कारण आप लोग जो गूगल असिस्टेंट का उपयोग करते हैं, वह इसी की ही एक प्रकार से आप कह सकते हैं, इसी का ही एक परिणाम है। नंबर 3, चिकित्सा विज्ञान। श्रवण विकारों का निदान और उपचार, यानी कि आपको सुनने में जो भी विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उनके निदान में और उनके उपचार में। भाषण विकारों के उपचार में सहायता, तो इसमें भी एक प्रकार से चिकित्सा विज्ञान सहायता करता है। अब बात करते हैं नंबर 4, भाषाई अध्ययन और संरक्षण। विलुप्त होती भाषाओं के ध्वन्यात्मक डेटा का संरक्षण भाषाई विविधता को समझने और रिकॉर्ड करने में मदद करता है। अब बात करते हैं नंबर 5, मनोरंजन और मीडिया। जी हाँ दोस्तों, जो स्वर्ण विज्ञान है उसका एक उपयोग मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में भी है। आवाज मॉड्यूलेशन और ध्वनि प्रभाव निर्माण, रेडियो, टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में आवाज संबंधित जो तकनीकी उपयोग किए जाते हैं, यानी कि ऑटो ट्यूनर मान लो आप लोग, वो इसी के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि वो भी स्वर्ण विज्ञान का ही एक प्रकार से नतीजा है। इसके अलावा भी कई और उपयोग स्वर्ण विज्ञान के हैं, जैसे कि मातृभाषा का विश्लेषण करने में। नंबर 7, दोष युक्त भाषा का संशोधन करने में। यहाँ पर दोस्त लिख गया है, उसकी जगह पे आप लोग दोष कर लेना। नंबर 8, भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में। नंबर 9, भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन करने में। तो इस प्रकार से स्वर्ण विज्ञान के कई और उपयोग भी देखे जा सकते हैं।